नमस्कार। आज बहुत हर्ष का विषय है कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 50वां व्याख्यान है। पिछले साल 31 जुलाई 2020 को प्रेमचंद जी की जयंती पर इस व्याख्यान माला का प्रस्थान व्याख्यान हुआ था और 49 व्याख्यान अब तक संपन्न हो चुके हैं। आज 50वां व्याख्यान है जिसे हम स्वर्ण व्याख्यान कह रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ और पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक के संयुक्त तत्वावधान में ये व्याख्यानमाला चल रही है। सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर एसी मंजुनाथ जी एवं देश के अलग अलग हिस्से से जुड़ने वाले समस्त विद्वज्जन, शोधार्थी बंधुओं, प्राध्यापक बंधुओं, अलग अलग स्ट्रीम से जो हमारे इस व्याख्यानमाला में लगातार जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपके सतत उत्साहवर्धन से हम इस श्रृंखला को लगातार आगे ले चल रहे हैं। आज का व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है, भाषा परिवारों की सांस्कृतिक राजनीति, जिस पर व्याख्यान देंगे देश के प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार, समाज विज्ञानी और जिनकी बहुविध भूमिकाएं हैं, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी। उनका कार्यक्रम में हृदय से मैं स्वागत करता हूं और समस्त प्रतिभागी विद्वानों का मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मंगलुरु विश्वविद्यालय कर्नाटक के जो माननीय कुलपति महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सुब्रह्मण्य यडपड़िताय जी का हृदय से स्वागत है। और मैं सर्वप्रथम डॉक्टर एसी मंजुनाथ जी, जो पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाता हूं कि वो माननीय कुलपति जी के बारे में संक्षेप में बताते हुए शुभकामना वक्तव्य हेतु उन्हें आमंत्रित करें। डॉक्टर एसी मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यानमाला लगातार गतिमान है। 2020 31 जुलाई से लेकर के इस व्याख्यानमाला में अलग अलग विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और सेवानिवृत्त कुलपति और हिंदी जगत के जो प्रसिद्ध साहित्यकार, जैसे कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सभी लोगों का इसमें व्याख्यान के रूप में जो इनका योगदान रहा है। जैसे कि अमरकंटक के जो वाइस चांसलर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी हैं, या वर्धा के रजनीश कुमार शुक्ल जी हैं, और पश्चिम बंगाल के सोमा बंदोपाध्याय जी वहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और उसके साथ साथ अभी अमरकंटक में काम कर चुके हैं, अभी विशाखापट्टनम में वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहे हैं प्रोफेसर कट्टीमणि जी। इन सभी का व्याख्यान हुआ है। और उसके साथ साथ सेवानिवृत्त जो वाइस चांसलर है गिरीश्वर मिश्र, विभूति नारायण राय, गोपीनाथन दक्षिण से, अरविंदाक्षन दक्षिण से केरल से, अशोक वाजपेयी जी प्रसिद्ध साहित्यकार, और राजेश जोशी, नंदकिशोर पांडे मुंबई से, सुधा अरोड़ा मैडम, भगवान दास मोरवाल दिल्ली से, इलाद्री मंडलोई दिल्ली से, दामोदर कट से जो महाराष्ट्र के साहित्यकार हैं, और दिल्ली के हमारे भाषाविद अक्सर हमारे साथ जुड़ते हुए रहते हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं, राहुल देव जी, और कवयित्री अनामिका जी, जयंत प्रसाद नौटियाल जो बैंक अधिकारी रह चुके हैं, युवा कवि अनुज लुकून, और डीके चौबे जो नॉर्थ ईस्ट जो वहाँ के विश्वविद्यालय में काम करते हैं, और दक्षिण से जो पांडिचेरी में हमारे मित्र, इन सभी का इसमें व्याख्यान जो संपन्न हो चुका है।
तो आज अभी सभी जानते हैं कि यह 50वां, जिसके हम स्वर्णिम व्याख्यान कहते हैं, 50वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में शुभकामना वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे विश्वविद्यालय के, मंगलुरु विश्वविद्यालय मंगलुरु कर्नाटक के जनप्रिय प्रसिद्ध जो कुलपति है डॉक्टर सुब्रमण्य एडपड़िताया। इनका मैं संक्षिप्त परिचय, मतलब व्यापक परिचय है उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ये हमारे इस विश्वविद्यालय के 90 जो कुलपति हैं, ये इसी विश्वविद्यालय के पढ़े हैं और इसी विश्वविद्यालय में जो इनका ये गोल्ड मेडलिस्ट है एमकॉम में, गोल्ड फर्स्ट बैच में एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसके साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और अपने जो रिसर्च काम के लिए ये नॉटिंघम बिजनेस स्कूल, नॉटिंघम, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड और इस तरह के अलग अलग विश्वविद्यालय में अपना शोध कार्य करने के लिए वहाँ पर जो इन्होंने मतलब वहाँ पर इनका विजिट हुआ है। और उसके साथ साथ कर्नाटक के जो अलग अलग जो उच्च शिक्षा के संबंधित जो समितियां होती हैं उसमें वे अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। और जिसकी इनके मार्गदर्शन में 23 पीएचडी शोध कार्य जो शोधार्थी है अपना शोध कार्य कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना शोध जो वक्तव्य है और अलग अलग जो सेमिनार होते हैं या संगोष्ठियां होती हैं, संगोष्ठियों में ये रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग ले चुके हैं। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुब्रमण्य एडपड़िताया, इनका यह संक्षिप्त परिचय, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो संक्षिप्त परिचय करते हुए मैं अपने शुभकामना वक्तव्य के लिए हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर सुब्रमण्य एडपड़िताया जी को मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है सर। तिवारी जी। हाँ जी, मंगलुरु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुब्रमण्य एडपड़िताया जी, अपना माइक ऑन कर लें और ऑन किया है। शुभकामना वक्तव्य हेतु आपका स्वागत है। सबको मेरा आदरणीय प्रणाम और मंगलुरु विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं। मैं कन्नड़ से शुभकामनाएं देने के लिए आपका अनुमति चाहता हूं। भाषा परिवारों की सांस्कृतिक राजनीति, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापकर संघ विहास मंगलुरु, पॉम्पेई कॉलेज ऐकಳ मंगलुरु ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಂಡಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆಯು ಕಳೆದ 2020 ಜುಲೈ 31ರಂದು ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ। ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯೇತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ। ಇಂದು 50ನೆಯ ಸ್ವರ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆಯ ಈ ಜಾಲತಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ, ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ CSDS ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ
ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಹಾಗೂ 100 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. सबको शुभकामनाएं. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद ಸರ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ DCM ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय. धन्यवाद. आपकी शुभाशंसा से हम कृतकृत्य हुए. अब मैं आगे कार्यक्रम को ले चल रहा हूं और आज के मुख्य वक्ता को मैं बुलाऊं, उनके बारे में उनका संक्षिप्त परिचय देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र सर, जो जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से यह व्याख्यान माला सतत अग्रगमन कर रही है, मैं उन्हें बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी का परिचय देने की कृपा करें. डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र सर. आपका माइक ऑन कर लीजिए प्लीज. डॉक्टर मिश्र अपना माइक ऑन करिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी. आज के इस व्याख्यान माला में अपना बहुमूल्य विचार देने के लिए उपस्थित प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी का मैं सादर नमन करता हूं. मैं उनको सुनने का अवसर तो प्रथम बार पा रहा हूं, लेकिन उनका विद्यार्थी में बहुत पहले से रहा. लोकतंत्र के भविष्य के ऊपर कुछ चिंताओं को लेकर के मैं काम कर रहा था, तो लोकतंत्र के 7 अध्याय से मुझे जुड़ने का मौका मिला था. और प्रतिमान पत्रिका तो मेरे लिए जो है वो सिरहाने रखने वाली चीज है कि मैं बार बार उसको देखना चाहता हूं, क्योंकि विषयों को लेकर के जिस तरह से काम करवा रहे हैं दुबे जी, वो पूरे देश के लिए एक मानक रूप है उसका. और आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें न बता करके मैं संक्षिप्त परिचय के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया हूँ. आज के इस अवसर पर चूंकि हमारा 50वां व्याख्यान है, जिसको हम आयोजकों के द्वारा स्वर्ण व्याख्यान कहा गया है, उसके लिए आज हमें ऐसे व्यक्तित्व को भी किसी कृपा से हमको ये मिला हुआ है, ईश्वर का आशीर्वाद है इस व्याख्यान माला को, कि जो उत्तर और दक्षिण का जोड़ने का जो सांस्कृतिक उपक्रम था, उसमें आज हमें देश के एक स्वर्ण शोध पुरुष के रूप में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है. प्रोफेसर दुबे जी देश के अत्यंत प्रतिष्ठित समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान विकासशील समाज अध्ययन पीठ, जिसे हम सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के नाम से जानते हैं, वहां पर आप प्रोफेसर का कार्य कर रहे हैं. इसी अध्ययन पीठ के भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक के रूप में और समाज विज्ञान और मानविकी की पत्रिका जो प्रतिमान समय समाज और संस्कृति के रूप में है, उसके संपादन का कार्य भी आप ही करते हैं. एक बड़ा महत्वपूर्ण काम आपने किया, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित जो 6 खंडों में हम लोगों के सामने है, वो है समाज विज्ञान कोश. एक अद्भुत कार्य. कोश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन समाज विज्ञान के क्षेत्र में इस कोश का एक मानक है, मील का पत्थर है, जो हम सब लोगों के लिए बड़ा ही प्रेरक और हर कार्य में, बौद्धिक कार्य में बड़ा सहयोग देने वाला ये कोश है. बड़े सोच समझ करके इसको बनाया गया है. इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर दुबे जी. इसी के साथ हिंदी रचनाशीलता और आधुनिक विचारों की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन आपके द्वारा किया जा रहा है. साहित्यिक रचनाओं को समाज वैज्ञानिक दृष्टि से परखने का प्रयास भी आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जो सर्वविदित है. इसी तरीके से समाज विज्ञान को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लाने की परियोजना के तहत कई ग्रंथों का संपादन और प्रस्तुतिकरण आपने किया है. संघ परिवार की राजनीति और मध्य मार्गी विमर्श की समस्याओं पर बहुचर्चित अनुसंधान आपका हम सब लोगों के बीच में है. आजकल आप भाषा और उपनिवेशवाद के संबंधों पर एक विराट शोध परियोजना से जुड़ करके कार्य लगे हुए हैं और उस कार्य को संपन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं. अध्ययन पीठ में आने से पहले दैनिक जनसत्ता में काम करते हुए समाज विज्ञान की कई विख्यात रचनाओं का आपने अनुवाद किया है. हंस में लंबे अरसे तक साहित्य में अनामंत्रित स्तंभ समेत अन्य अकादमी और साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में लगातार आपका लेखन हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है. टीवी चैनलों पर होने वाली राजनीतिक सामाजिक चर्चाओं में नियमित आपकी भागीदारी हम लोगों के द्वारा देखी जाती है. अध्ययन पीठ में आने से पहले स्त्री दलित विमर्श को प्रमुखता देने वाली समय चेतना नामक पत्रिका का संपादन भी आपके द्वारा किया गया.
आपकी प्रमुख रचनाओं में हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, हिंदी में हम आधुनिकता के आईने में, भाषा विचार, सेकुलर सांप्रदायिक एक भारतीय उलझन के कुछ आयाम, फुटपाथ पर कामसूत्र, नारीवाद और सेक्सुअलिटी की कुछ भारतीय निर्मितियां, साहित्य में अनामंत्रित, क्रांति का आत्मसंघर्ष, नक्सलवादी आंदोलन के बदलते चेहरे का अध्ययन। इसी के साथ आपने राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया और राजनीति के 3 नए जो है पुरुषों का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया, जिसमें काशीराम जी, बाल ठाकरे और मुलायम सिंह यादव की का आपका जो अध्ययन है प्रकाशित हो चुका है। आपके द्वारा संपादित रचनाओं में समाज विज्ञान कोश, जैसे मैंने उल्लेख किया, हिंदी की आधुनिकता एक पुनर्विचार 3 खंडों में हम लोगों के समक्ष है, सांप्रदायिकता के स्रोत, लोकतंत्र के 7 अध्याय, आधुनिकता के आईने में दलित, भारत का भूमंडलीकरण, बीच बहस में सेकुलरवाद, राजनीति की किताब और भारत में राजनीति, कल और आज, सत्ता और समाज, ऐसी कृतियों का संपादन आपने किया। आपने अनुवाद के क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा कार्य किया है। भारतनामा, भारत के मध्य वर्ग की अजीब दास्तान, जिन्ना मोहम्मद अली से कायदे आजम तक, कामसूत्र से कामसूत्र तक, आधुनिक भारत में सेक्सुअलिटी के सरोकार, राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति, राष्ट्रवाद का अयोध्या कांड, लोकतंत्र के तलबगार, पूंजी के भूमंडलीकरण से कैसे लड़ें और सर्वहारा रातें, 19वीं सदी के फ्रांस में मजदूर स्वप्न। आपकी एक शीघ्र प्रकाशित होने वाली जो पुस्तक है, अंग्रेजी का अलौकिक साम्राज्य, उपनिवेशवाद की भाषाई विचारधारा। आज का जो आपका वक्तव्य है वो भाषा परिवारों की सांस्कृतिक राजनीति पर है। जो लोग आपको लिखते पढ़ते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि आप कितने श्रम के साथ विविध ज्ञान के अनुशासनों को कैसे जोड़ करके एक साथ अपनी शोध पत्रिका, जो इस समय हिंदी की शोध पत्रिका का मानक है, जिसको हम प्रतिमान के नाम से जानते हैं, उसका संपादन कर रहे हैं। आज अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस भी है। ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला का एक ऐसा न्यायिक अवसर है कि हम 50वें स्वर्ण व्याख्यान, जो हमारा व्याख्यान है, वो हम प्रोफेसर दुबे को पा चुके हैं और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से गंगा कावेरी व्याख्यान माला के लिए जो समय निकाला, उसके लिए मैं ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को पुनः प्रणाम करते हुए आयोजकों को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि लगातार कोविड-19 इस वैश्विक आपदा के समय में 50वां व्याख्यान जो हमारा अनवरत आ रहा है, आज पहुंच चुके हैं हम लोग 50वें व्याख्यान तक, जिसको हम स्वर्ण व्याख्यान कह रहे हैं। इस अवसर को हमारे विद्वानों ने, जो इस आभासी मंच पर उपस्थित हैं, जो अपने विभिन्न रूपों में कार्य कर रहे हैं या कार्य कर चुके हैं, लेकिन गंगा कावेरी व्याख्यान माला का उनका जो अकुंठ आशीर्वाद है वो लगातार मिल रहा है। उनका सहयोग और सानिध्य ही हमारी पूंजी है। आज इस अवसर पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और भाषा परिवारों की सांस्कृतिक राजनीति, हम जानते हैं कि भाषाई राजनीति भारत में कितनी गहराई तक डूबी हुई है। ऐसे में आज का जो वक्तव्य है वो हर विद्वान के लिए, किसी भी भाषा का विद्वान हो, किसी भी भाषा का जानकार हो, किसी भी भाषा का जिज्ञासु हो, जो हमारे शोधार्थी इसमें हैं, उनके लिए विशेष अवसर है। जो विद्वान हैं वो आज दुबे जी को सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं इस व्याख्यान माला के द्वारा। मैं जो है सारे उपस्थित आभासी मंच पर उपस्थित समस्त विद्वानों को प्रणाम करता हुआ और दुबे जी से पुनः प्रणाम करता हुआ आग्रह करता हूं कि वो आज अपना एक वक्तव्य दे करके हमारे इस व्याख्यान माला का स्वर्णिम व्याख्यान संपन्न करें। आदरणीय दुबे जी। धन्यवाद बहुत बहुत सर, इतने कम समय में इतने समेकित ढंग से परिचय देने के लिए। अब मैं बिना किसी और औपचारिकता के बहुत आदर के साथ भाषा परिवारों की सांस्कृतिक राजनीति विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए जो उपस्थित हैं प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी, मैं उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। इस कार्यक्रम के सभी भागीदारों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों का शुक्रिया अदा करूंगा कि अपने 50वें व्याख्यान के मौके पर उन्होंने मुझे चुना कि ताकि मैं अपने विचार, मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर पाऊंगा। साथ ही मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही उदारता के साथ मेरा परिचय दिया। मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं, ये विषय बहुत लंबा और पेचीदा है और ये मेरी जो विराट अनुसंधान योजना है, उपनिवेशवाद और उसकी भाषाई राजनीति, उसका अंग है। इसलिए हो सकता है कि ये बात आपको बहुत लंबी लगे और बहुत उलझी हुई लगे, तो मैं अपने श्रोताओं से अपील करूंगा
कि वे थोड़ा धैर्य का परिचय दें और मेरी बात को अगर उन्हें कहीं लगे कि मैं थोड़ा भटक रहा हूं तो यकीन करें कि मैं भटकूंगा नहीं, क्योंकि समय कम है और मुझे बातें बहुत सी करनी है। दरअसल इसके पीछे मुख्य धारणा यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, जब राष्ट्रवादियों ने उपनिवेशवादियों को हरा दिया, तो वो अपना सब कुछ यहां से नहीं ले गए। अंग्रेज अपने पीछे एक औपनिवेशिकता छोड़ गए, जिसको समाज विज्ञान की भाषा में हम लोग कोलोनियलिटी कहते हैं। और वो औपनिवेशिकता के जरिए ही जो कोलोनियलिज्म है, जो उपनिवेशवाद है, अपनी निरंतरता कायम रख सका। और उसकी इस उत्तरजीविता का मुख्य स्रोत अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ साथ पश्चिमी ज्ञान मीमांसा का प्रभुत्व है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह एक ऐसी सांस्कृतिक राजनीति है जिसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उस पृष्ठभूमि की चर्चा आवश्यक है। अगर उसकी कुछ चर्चा कर ली जाएगी तो हम समझ पाएंगे कि आखिरकार अतीत के इस प्रकरण पर आज के 21वीं सदी में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 18वीं से 19वीं सदी के बीच मध्य तक यूरोप का जो बौद्धिक मानस था, उस पर भाषाओं की श्रेष्ठता के आईने में समाज, राष्ट्र और नस्ल की श्रेष्ठता को देखने का विचार हावी था। 18वीं सदी के ब्रिटिश लेखन पर अगर गौर किया जाए तो यह भी स्पष्ट होता है कि तत्कालीन बुद्धिजीवी अपनी रचनाओं में भाषा, राष्ट्र और नस्ल ऐसे शब्दों को बिना कोई खास अंतर किए हुए इस्तेमाल करते थे। उपनिवेशवाद के सामाजिक इतिहास के लिए यह अवधि न केवल इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इसने साम्राज्यिक औचित्य के केंद्र में आर्यों की श्रेष्ठता का नया तर्क स्थापित किया, बल्कि इसी तर्क के आधार पर उपनिवेशितों के वजूद पर भी आर्य या अनार्य की छवियां प्रक्षेपित की। आर्य श्रेष्ठता का विचार ब्रिटिश साम्राज्य की संस्कृति के दायरे में इस कदर अहम हो गया था कि अंग्रेज उसी के आईने में उपनिवेशित समाजों के अतीत का विश्लेषण करते थे और उसी के जरिए स्वयं अपने वर्तमान का भी विश्लेषण करते थे। आर्य की श्रेणी के हिसाब से ही मूल्य निर्धारण किया जाता था। मसलन इस दौरान साम्राज्य को अनौपचारिक रूप से ऊर्जावान आर्यों, पतित हो चुके आर्य समुदायों और पिछड़े हुए गैर आर्य उपनिवेशों में बांट कर देखना एक आम बात थी। ऊर्जावान आर्यों में अंग्रेज खुद को रखते थे, पतित हो चुके आर्य समुदायों में वो भारत को रखते थे कि भारत का अतीत तो स्वर्णिम था लेकिन उनका वर्तमान पतित हो चुका है। उसके बाद में गैर आर्य उपनिवेशों में वो उपनिवेशों को रखते थे जो जिनके बारे में उनकी मान्यता थी कि ये उनके संपर्क में आकर कुछ अब इनमें दमखम आ रही है, वरना इनकी संस्कृति का, समाज का और भाषा का बहुत ही पराभव हो चुका है। यह पूरा श्रेणीकरण एक ऐसे विमर्शी उद्यम का परिणाम था जो कमोवेश स्थायी साबित हुआ। बावजूद इसके कि विद्वानों के बीच इसके खंडन का सिलसिला पौने 200 साल से जारी है, फिर भी इस विमर्श का प्रभाव आज तक दुनिया के सांस्कृतिक राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों, समुदायों, संस्कृतियों और भाषाओं की आत्म छवि तय करता है। उपनिवेशवाद की भाषाई विचारधारा इसके जरिए ही अपनी उत्तरजीविता प्राप्त करती है। हमारे लिए केंद्रीय महत्व की बात यह है कि इस विचारधारा के इतिहास का यह बुनियादी प्रकरण भारत की जमीन पर घटा था। दूसरी बात यह है कि यूरोप में भले ही विमर्श निर्मिति का यह क्रम 19वीं सदी के मध्य में रुक गया हो, पर भारतीय संदर्भों में यह 20वीं सदी में भी जारी रहा। इसकी व्यवहारिक निष्पत्तियां आज तक समाज में राजनीति करने और सोचने समझने के तरीकों को प्रभावित कर रही हैं। मित्रों, भाषा परिवारों की सांस्कृतिक राजनीति के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से की शुरुआत 18वीं सदी के आखिरी दशकों में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के मंच पर उसके संस्थापक और प्रमुख नवप्राच्यवादी विद्वान सर विलियम जोन्स ने अपने वार्षिक व्याख्यानों के दौरान की थी। उन्होंने जो सूत्रीकरण किया था उसे हम भारोपीय भाषा परिवार या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा हिस्सा 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में मद्रास के बौद्धिक मंच पर घटित हुआ, जब दो सरकारी अफसरों फ्रांसिस व्हाइट एलिस और एडी कैंपबेल के साथ साथ बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेल ने कलकत्ता स्थित नवप्राच्यवादियों के साथ बहस करते हुए द्रविड़ भाषा परिवार का सूत्रीकरण किया। ये सभी विद्वान प्राच्यवादी थे। यहां पर थोड़ा सा स्पष्ट करने की जरूरत है कि प्राच्यवादियों में और नवप्राच्यवादियों में क्या अंतर है। जैसे कि हम जानते हैं प्राच्यवाद जो है पश्चिम यानी ऑक्सीडेंट, पूरब यानी कि ओरिएंट। जब ऑक्सीडेंट ओरिएंट अपनी नजर से ओरिएंट को देखता है और उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उससे जो पूरा शास्त्र और विमर्श निकला है जिसको हम ओरिएंटलिज्म के नाम से जानते हैं। तो प्राच्यवाद की पहली लहर तो वो थी जबकि यूरोप के यात्री एशिया में और गैर यूरोपीय इलाकों में जाते थे और वहां से अपने यात्रा वृतांत लिखते थे। इन यात्रियों की
सीमा ये थी कि ये लोग स्थानीय भाषाएं नहीं, जिन इलाकों में घूम रहे थे उन भाषाओं को नहीं जानते थे। इसलिए इनकी पूरी दृष्टि जो है वो अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृति के संस्कार में रंगी हुई होती थी और उसके हिसाब से वो यहाँ के वृत्तांत लिखते थे। उन वृत्तांतों के जरिए यूरोपियंस जानते थे कि गैर यूरोपीय दुनिया में क्या हो रहा है। ये प्राच्यवाद का पहला दौर था। प्राच्यवाद का दूसरा दौर तब शुरू हुआ जबकि ऐसे विद्वानों ने, अफसरों ने, भाषा शास्त्रियों ने गैर यूरोपीय दुनिया के गैर यूरोपीय हिस्सों के वृत्तांत लिखना शुरू किए या उनके साहित्य का, उनकी भाषा का और उनकी संस्कृति का अध्ययन करना शुरू किया, जो न केवल वहां की भाषाएं जानते थे बल्कि वहां की भाषाओं के ऊपर बाकायदा काम भी कर रहे थे। ये वे लोग थे जो कि उपनिवेशित समाजों की भाषाओं के व्याकरण लिख रहे थे, उनके इतिहास लिख रहे थे और उनके शब्दकोशों की रचना कर रहे थे और उनका जो पारंपरिक ज्ञान था उस पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरीके से जज्ब करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरे प्रकरण को मैंने अपने इस कार्य में नव प्राच्यवाद की संज्ञा दी है और भारत में इस नव प्राच्यवाद का उद्घाटन वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। और ये पूरा का पूरा बौद्धिक प्रपंच, चाहे वो द्रविड़ भाषा परिवार हो या भारोपीय भाषा परिवार हो, ये अंग्रेजों द्वारा खड़ी गई कुछ संस्थाओं में रचा गया। ये संस्थाएं थी बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी और फोर्ट विलियम कॉलेज, और मद्रास में लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मद्रास और सेंट फोर्ट जॉर्ज कॉलेज, और बॉम्बे में एजुकेशन सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और पुणे संस्कृत कॉलेज, जिसे बाद में डेक्कन कॉलेज के नाम से भी जाना गया। अब इससे पहले कि हम इन दोनों सूत्रीकरणों पर आए, हमें यह देखना होगा कि भाषा परिवार की धारणा दरअसल आई कहां से। अपने आप में एक बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है कि ये धारणा आई कहां से। यह विचार न तो गीता में मिलता है, न कुरान में मिलता है, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। कम से कम भारत के और गैर ईसाई धर्म ग्रंथ में ये विचार नहीं मिलता। नहीं, ये विचार वेदों पुराणों से निकलता है। ये रामायण में भी नहीं है। ये किसी नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान की देन भी विचार नहीं है। ये विचार समाज विज्ञान की देन भी नहीं है। ये किसी पुरातत्व शास्त्री ने भी अपनी शोध के परिणाम स्वरूप ये विचार पेश नहीं किया है। दरअसल ये किसी भाषा वैज्ञानिक की भी देन नहीं है। फिर विचार ये आया कहां से? यह दरअसल विचार ओल्ड टेस्टामेंट यानी हिब्रू बाइबल के जेनेसिस शीर्षक वाले अध्याय से निकला है। इस अध्याय में वे कथाएं दर्ज हैं जो बताती हैं कि ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना कब और कैसे कैसे की गई थी। यह कहानी भी लंबी है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में केवल भाषा परिवारों से संबंधित हिस्से का उल्लेख करूंगा जो इस कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं बच्चों के लिए कोई कहानी सुना रहा हूं। दरअसल ये बच्चों के लिए सुनाई गई कहानी नहीं है। इसी कहानी में से जो आधुनिक भाषा शास्त्र और भाषा विज्ञान है उसकी पूरी संरचना इसी कहानी पर आधारित है। आज बहुत सारे उसमें ऐसे शब्द हम पाते हैं, इसमें नहीं लगता कि ये कोई धार्मिक किस्म के शब्द हैं, ये थियोलॉजी से आए हुए शब्द हैं। उन शब्दों को बड़ी होशियारी के साथ बदल दिया गया है, लेकिन 19वीं सदी तक तो शब्द बाकायदा उसमें मौजूद थे। 20वीं 21वीं सदी में पूरा जो लिंग्विस्टिक्स है और पूरी जो फिलोलॉजी है वो पूरी की पूरी जेनेसिस शीर्षक के इसी अध्याय की इन्हीं कहानियों में निहित है। अब मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने ये बात रखूंगा। जेनेसिस के अनुसार ईश्वर इस बात से बहुत नाराज था कि हजरत आदम ने उसकी बात न मानकर शैतान के उकसावे में आकर ओरिजिनल सिन या पहला पाप किया। उसने वर्जित फल खाया। उसकी सजा के तौर पर आदम को जन्नत से पृथ्वी के लिए निष्कासित कर दिया गया। पृथ्वी पर हजरत आदम से हजरत नूह तक 10 पितृ पुरुष हुए। नूह के 3 बेटे हुए। एक का नाम सैम था, दूसरे का हैम था और तीसरे का जैफिट था। ये सब हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है। उनके वंशजों ने शिनार नामक नगर की स्थापना की और वहां स्वर्ग को छूने वाली एक मीनार बनाने का सिलसिला शुरू किया गया। इसके पीछे मकसद यह था कि ईश्वर की तरफ से अगर दूसरी बार प्रलयंकारी बाढ़ का प्रकोप किया गया तो उसी मीनार पर चढ़कर वे जन्नत में शरण ले लेंगे। नूह के वंशजों की इस हरकत से ईश्वर को बहुत गुस्सा आया। उसका कहना था कि जब मैंने वायदा कर रखा है कि मैं दूसरी बार बाढ़ नहीं लाऊंगा तो मेरी बात पर ये लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ईश्वर को उत्सुकता भी हुई कि इतनी ऊंची मीनार बनाने की सामर्थ्य इन लोगों को कहां से प्राप्त हुई। उसने जांच की और नतीजा निकाला कि नूह की ये संतानें एक ही भाषा बोलती हैं, इसलिए इनके बीच बड़ी एकता और परस्पर समझदारी है। मीनार बनने से रोकने के लिए ईश्वर ने उस एक भाषी समुदाय को बहुभाषी होने का शाप दिया। उस एक भाषी समुदाय को बहुभाषी होने का शाप दिया ताकि वे एक दूसरे की बात न समझ पाएं, उनमें मतभेद पैदा हो जाएं, आपसी टकराव हो
और स्वर्ग को छू सकने वाली वह मीनार पूरी ना हो पाए। इसी प्रकरण को कंफ्यूजन ऑफ टंग्स कहा जाता है। उस मीनार को टावर ऑफ बेबेल कहा जाता है। बेबेल का हिब्रू भाषा में मतलब है एक दूसरे की बात न समझ पाना। इस घटना के बाद नूह की संतानों का वह समुदाय जो कभी एक भाषा बोलता था, एकताबद्ध रूप से एक राष्ट्र में रहता था, वह 72 भाषाओं और 72 राष्ट्रों में बट गया। बेबेल की मीनार द्वारा भाषा और राष्ट्र का संबंध स्थापित होने के बाद जेनेसिस में 72 राष्ट्रों के वृक्षों के जरिए, 72 राष्ट्रों के वृक्ष के जरिए, इसको ट्री ऑफ नेशंस का नाम दिया गया है, भाषा, राष्ट्र और समुदायों के आपसी संबंधों का समीकरण स्थापित किया गया। क्योंकि जेनेसिस में इसका श्रेय हजरत मूसा को दिया गया है जो पितृपुरुषों में से एक थे, इसलिए विद्वानों ने इसे मोज़ेक एथनोलॉजी, मोसेस यानी हजरत मूसा का निर्जाति विज्ञान की संज्ञा दी है। बाइबल में नूह के 3 बेटों सैम, हैम और जेफिट के बेटों के वंशज को विशाल वृक्ष के रूप में चित्रित किया गया। एशिया के संदर्भ में हैम को भारतवासियों और हिंदुओं का राष्ट्रपिता बताया गया। इसी हिसाब से हिंदू हेमेटिक हुए। सैम को अरबों जो कि सेमेटिक हुए और जेफिट को तातारों का राष्ट्रपिता बताया गया। इनके बेटों के रूप में जो पितृपुरुष हुए उनके नामों के आधार पर भी राष्ट्रों के नाम तय हुए। जैसे पितृपुरुष एबर को हिब्रू राष्ट्र का पिता माना गया, पितृपुरुष जैवन को यूनानियों के राष्ट्रपिता के तौर पर देखा गया। इस मोज़ेक एथनोलॉजी के हिसाब से हर मनुष्य को कहीं ना कहीं दूरी या नजदीकी की विभिन्न डिग्रियों के आधार पर तय होने वाले परस्पर रिश्ते से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। यानी इसके आधार पर हर मनुष्य, उसके देश, राष्ट्र, उसकी संस्कृति की स्थानिकता निर्धारित की जा सकती है। तीनों अहले किताब धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इस एथनोलॉजी का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस्लाम के विस्तार और उसके बाद यूरोपीय प्रभुत्व के विस्तार के साथ धरती पर नए नए समाजों को इसी एथनोलॉजी में फिट करके उनका मुकाम तय किया जाता रहा है। इस मोज़ेक एथनोलॉजी को आधार बनाकर 17वीं सदी में महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने और 18वीं सदी में जैकब ब्रांड जैसे मिथक शास्त्री ने कुछ नए तरह की बौद्धिक कलाबाजियां खाई। देखिए, न्यूटन को हम लोगों को पढ़ाया गया है और बात सही भी है कि उन्होंने प्रकाश संबंधी आविष्कार किए, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला, उनके बिना भौतिक विज्ञान संभव ही नहीं था। लेकिन हमें ध्यान रखने की जरूरत है, न्यूटन धर्मप्राण ईसाई थे। वो बाकायदा चर्च जाते थे और उन्होंने सारे जीवन ईसाइयत को किस तरह तर्कसंगत साबित किया जाए इसके लिए अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं की। उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट किंगडम्स अमेंडेड। इस किताब के जरिए न्यूटन ने दिखाया कि विधर्मी यानी जो ईसाई नहीं थे, जो पेगन थे, पेगन यानी जो बहुदेववादी थे, हम लोग जो भारत में रहने वाले हिंदू हैं वो भी ईसाइयों की निगाह में पेगन है। विधर्मी ग्रीक अपनी प्रज्ञा के लिए हिब्रू अवधान पर निर्भर थे और साथ ही साबित करना चाहते थे कि न्यूटन इसके जरिए साबित करना चाहते थे कि ईसाइयत द्वारा प्रचलित जो डिफ्यूजनिस्ट थीसिस है, यानी हजरत नूह के बेटों और उनकी संतानों के वंश वृक्ष के जरिए मानवता का विभिन्न इलाकों में प्रसार, जो डिफ्यूजनिस्ट थीसिस है, वह कितनी सही है। इसी तरह न्यूटन द्वारा धार्मिक और सेकुलर इतिहास को मिलाने के इस प्रयास को मिथक शास्त्री जैकब ब्रांड ने अपनी आगे बढ़ाया। उन्होंने 3 खंडों में एक पुस्तक लिखी जो एनालिसिस ऑफ एंशिएंट माइथोलॉजी है। न्यूटन ने जिस एमन को मिस्री सभ्यता का पहला संस्थापक करार दिया था, ब्रायंट ने तर्क दिया कि वह दरअसल जेनेसिस में वर्णित नूह का बेटा हैम था। ब्रायंट को पक्का यकीन था कि मानवता और सृष्टि के प्राचीनतम क्षण का हजरत मूसा से संबंधित विवरण ही परम सत्य है, जिसे बहुदेववादी या मूर्ति पूजक पेगनों ने अपने मिथक शास्त्र के जरिए विकृत कर दिया है। उन्होंने फैसला दिया कि जिस सच्चाई को ग्रीक भी नहीं समझ पाए उसे वे व्युत्पत्ति शास्त्र यानी शब्द के स्रोतों का पता लगाने के जरिए प्रयोग करके प्रमाणित कर देंगे। इस व्युत्पत्ति शास्त्र का केंद्रीय उदाहरण एमन शब्द की हैम शब्द से साम्यता दिखाना था। इस तरह उन्होंने यह सिद्ध करने का दावा किया कि स्वयं को एमन की संतान समझने वाले मिस्रवासी दरअसल हैम की संतान है। इसी सिलसिले में ब्रायंट ने यह भी दिखाया कि ग्रीक, रोमन और भारतीय समेत अन्य सभी भारोपीय जन भी दरअसल हैम की संतान है। ब्रायंट के अनुसार नूह के बेटों में हैम ही सर्वाधिक ओजस्वी था, इसलिए उसकी संतानों ने विद्रोही स्वभाव पाया। इसका परिणाम पेगन धर्मों की स्थापना में निकला। ब्रायंट ने पेगन जातियों के राष्ट्रीय धर्मों को अपने पूर्वजों की विकृत हो चुकी स्मृति का प्रतिनिधि माना। इसी श्रेणी में उन्होंने बाइबल में वर्णित कयामत रूपी बाढ़ और बेबेल की मीनार के मिथकों को रखा। ब्रायंट की यह थीसिस असल में उस प्रचलित मोज़ेक निर्जाति विज्ञान में संशोधन करने की मांग कर रही थी, जिसके तहत यूनानियों और रोमनों को जेफिट की संतान और मिस्र और भारत के लोगों को हैम की संतान माना जाता था।
ब्रायंट के बाद उनके हवाले से यह मानना आसान हो गया कि इंडो यूरोपीय भारोपीय जनों का उद्गम एक ही पितृपुरुष हैम में निहित है और उनकी भाषाएं ग्रीक, लैटिन, संस्कृत वगैरह एक ही वंश वृक्ष की हैं। विलियम जोन्स इसी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत आए। जिस समय वो भारत की यात्रा कर रहे थे और पानी के जहाज पर सवार थे, तो वहां वो नियमित रूप से एक डायरी लिखा करते थे। उस डायरी में उन्होंने कुछ कार्यभार दर्ज किए थे। उनसे ये बात स्पष्ट हो जाती है। अपने लक्ष्यों को धरती पर उतारने के लिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की वर्षगांठों पर दिए गए व्याख्यानों के माध्यम से अपनी थीसिस को क्रमबद्ध रूप से पेश किया। अपने पहले व्याख्यान में जोन्स ने मानवता के इतिहास के लिए एशिया के महत्व पर प्रकाश डाला और भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित पहला केंद्रीय वक्तव्य 1786 में दिए गए उनके तीसरे एनिवर्सरी डिस्कोर्स में सामने आया। इसका शीर्षक था ऑन द हिंदूज। इसमें जोन्स ने संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए उसे ग्रीक, लैटिन और गॉथिक यानी जर्मनिक, केल्टिक और फारसी भाषाओं जैसी भाषाओं के साथ एक बेहद बड़ी और प्रभावशाली भाषाई श्रेणी तैयार की। यही भारोपीय भाषा परिवार था। इस व्याख्यान में दिया गया जोन्स का निम्नलिखित वक्तव्य भाषा शास्त्रियों के लिए आज तक एक बौद्धिक किंवदंती का रूप ले चुका है। इसी वक्तव्य का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। संस्कृत भाषा की प्राचीनता जो भी हो, पर उसकी संरचना अद्भुत है। वह ग्रीक से अधिक दोष रहित, वह लैटिन से अधिक प्रचुर और दोनों से कहीं अधिक परिष्कृत है। फिर भी उन दोनों के साथ इसकी धातुओं और व्याकरणों के रूपों में इतनी समानता है कि वह समानता आकस्मिक नहीं हो सकती। यह समानता वस्तुतः इतनी अधिक है कि इन भाषाओं की छानबीन करने वाला कोई भी भाषा शास्त्री यह माने बिना नहीं रह सकता कि ये सब एक ही समान स्रोत से निकली हैं। इसका संभवतः अस्तित्व नहीं रहा। इसी तरह का एक कारण यद्यपि यह इतना जोरदार नहीं है, यह मानने के लिए भी है कि गॉथिक और केल्टिक दोनों भाषाएं एक विभिन्न वाग्भंगी से विस्तृत होते हुए भी उसी स्रोत से निकली हैं जिससे कि संस्कृत निकली है। प्राचीन फारसी को भी उसी परिवार से जोड़ा जा सकता है। दरअसल जोन्स संस्कृत की श्रेष्ठता को समझने वाले पहले यूरोपीय नहीं थे, लेकिन उनसे पहले के यूरोपीय संस्कृतज्ञों की बौद्धिक योजना केवल इस भाषा और उसके साहित्य को समझने की थी। जोन्स का इरादा इससे परे कुछ और था। न्यूटन और ब्रायंट से आगे बढ़ते हुए वे दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के 5 प्रमुख राष्ट्रों भारतीय, चीनी, तातार, अरब और फारस की परस्पर समानताओं, भिन्नताओं और उनके उद्गम को निर्धारित करना चाहते थे। शुरू से ही उनकी खोज थी कि क्या इन राष्ट्रों का कोई एक समान उद्गम भी हो सकता है, और अगर ऐसा कोई समान उद्गम है तो क्या वह वही है जो बाइबल के जेनेसिस वाले हिस्से में दर्ज है। यह पता लगाने के लिए जोन्स ने अपने अगले वार्षिक प्रवचनों में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, वास्तुशिल्प और कला विनिर्माण की दोहरी धुरियों पर अपनी व्याख्याएं आयोजित की। एशिया और यूरोप के बीच समानता की खोज में जोन्स का मुख्य औजार भाषा था। वे इन राष्ट्रों की भाषाओं में पाए जाने वाले सजातीय शब्दों के जरिए कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना चाहते थे। शाब्दिक सजातीयता के साथ साथ वे व्याकरण की संरचनाओं में दिखने वाली समानता के जरिए भी अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने के इच्छुक थे। अपने इस योगदान के कारण उन्हें न्यू फिलोलॉजी या नए ऐतिहासिक भाषा शास्त्र के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। 9वां प्रवचन, यह महत्वपूर्ण है। 9वां प्रवचन, इसका शीर्षक था ऑन द ओरिजिन ऑफ फैमिलीज ऑफ नेशंस, philosophical proposition of the whole mankind proceeding from one pair of our species, observation of the book of Moses, the establishment of the only human family after the deluge and its diffusion. इस शीर्षक वाले व्याख्यान में उन्होंने अपना बिब्लिकल परिप्रेक्ष्य एकदम साफ कर दिया। उन्होंने जेनेसिस में दर्ज सृष्टि रचना की कहानी का अनुपालन करते हुए यकीन जाहिर किया कि सारी मानवता आदम और हव्वा के मूल जोड़े से निकली है और प्रलयंकारी बाढ़ के बाद इंसानियत के बचे हुए अंशों का केंद्र ईरान में था। वहीं से इंसानी नस्ल सारी दुनिया में 3 प्रमुख नस्लों के रूप में फैल गई। ये थी ईरानी और भारतीय नस्ल, यहूदी और अरब नस्ल एवं तातार नस्ल। जो ईरानी और भारतीय नस्ल की श्रेणी थी उसमें उन्होंने ग्रीक, रोमन, गोठ, मिस्री और चीनी और जापानियों को भी जोड़ दिया। जोन्स ने तीनों नस्लों का नाता हजरत नूह के बेटों से जोड़ा और साथ ही उनके बीच भाषाई सूत्र भी खोज निकाले। जोन्स का निष्कर्ष यह था कि फारसी और चीनी राष्ट्र मूल उद्गम से उपजे एशियाई राष्ट्र न होकर हिंदू या भारतीय राष्ट्र की शाखाएं हैं। यानी उनकी निगाह में मूल उद्गम से केवल भारतीय, अरब और तातार राष्ट्र ही उपजे थे। इसके बाद उन्होंने मोज़ेक निर्जाति विज्ञान लागू करते हुए उन्हें हजरत नूह के 3 बेटों भारतवासियों को हैम, अरबों को शैम और तातारों को जैफेट की संतान करार दे दिया। इस तरह स्पष्ट हो गया कि वे नव प्राच्यवादी विद्वत्ता के जरिए मिली सामग्री का इस्तेमाल बाइबल में मोज़ेक एथनोलॉजी के माध्यम से दर्ज मनुष्यता के प्राचीन इतिहास की तथ्यगत सच्चाई प्रमाणित करने के लिए करना चाहते थे।
ब्रायंट और जोन्स की युक्तियों में अंतर यह था कि ब्रायंट ने यह काम व्युत्पत्ति शास्त्र की मदद से करने की कोशिश की थी, जबकि जोन्स ने व्युत्पत्ति शास्त्र की आलोचना करते हुए यही काम शब्द सजातीयता से करना उचित समझा। जोन्स को यकीन था कि उनकी बात ज्यादा सही है क्योंकि वे संस्कृत में निष्णात हैं और ब्रायंट केवल हिब्रू ही जानते थे। दूसरे, विद्वत समाज को यह भी लगा कि फारसी स्रोतों से भी जोन्स की बात सही साबित की जा सकती है। दरअसल यहाँ फारसी स्रोत बहुत अहम थे क्योंकि जेनेसिस में तो भारत या हिंदुओं का जिक्र ही नहीं था। ध्यान रहे कि संस्कृत सीखने से पहले जोन्स मुख्य रूप से फारसी के ही जानकार थे और उन्होंने फारसी की कुछ पुरानी रचनाओं का अनुवाद करके अपनी शुरुआती प्रतिष्ठा हासिल की थी। मोहम्मद कासिम फिरिश्ता द्वारा लिखा गया फारस का इतिहास और अबुल फजल रशीद अकबरनामा में मोज़ेक एथनोलॉजी अधिक विस्तार से मिलती है। इसलिए बाकायदा हिंद, सिंध और हाबिश यानी अबिसीनिया को हैम का वंशज बताया गया है। यानी ये फिरिश्ता द्वारा लिखा गया फारस का इतिहास है और अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया है उसमें भी आपको मोज़ेक एथनोलॉजी को आधार बनाते हुए आप पाएंगे। जोन्स ने दिखाया कि हजरत नूह ने मानवता के बचे हुए तत्वों को लेकर जब अपनी किश्ती चलाई, उसी के कुछ समय बाद राम ने भारतीय सभ्यता की स्थापना की। उनकी निगाह में बाइबल का कुश, राम के पुत्र कुश के, राम स्वयं रामाह के, मिज़राइम शब्द मिस्र के और पूर्वी भारत में मिलने वाले ब्राह्मणों के जाति सूचक उपनाम मिश्र के सदृश था। जोन्स द्वारा निकाले गए निष्कर्ष आज के पाठकों को मनोरंजक लग सकते हैं, लेकिन 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में जब उपनिवेशवाद की भाषाई विचारधारा बन रही थी, तब इन बाइबल आधारित अनुमानों की बेहद अहम भूमिका थी। जोन्स के साथ काम करने वाली पंडितों की मंडली उनके इस उद्यम से बहुत प्रभावित थी और कई मामलों में उनकी हाँ में हाँ भी मिलाती थी। मसलन जब जोन्स ने कहा कि मनु के धर्मशास्त्र में जिस सेना का जिक्र आया है वे दरअसल वैदिक धर्म से भ्रष्ट हुए क्षत्रिय हैं जो बंगाल के उत्तर पश्चिम में रहने चले गए और चीनी राष्ट्र बन गए। आप जोन्स की काल्पनिक उड़ान देखिए। पंडितों ने जोन्स का यह प्रस्ताव भी मान लिया कि मैक्सिको और पेरू की सभ्यताएं दरअसल हिंदुओं की उपनिवेश थी और अमेरिकी महाद्वीप के घुमक्कड़ इंडियन तातार थे। हिंदी और ब्रज भाषा के बारे में जोन्स ने दावा किया कि बेहद प्राचीन काल में उत्तर भारत में संस्कृत भाषियों यानी आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप इन भाषाओं में संस्कृत शब्द शामिल कर दिए गए। यानी जोन्स के अनुसार संस्कृत के हावी होने से पहले की हिंदी कुछ और थी और संस्कृत ने एक नई हिंदी बना दी। नतीजतन जोन्स के अनुसार इन भाषाओं के 6 में से 5 शब्द संस्कृत से व्युत्पन्न हैं। 17वीं सदी में ही प्रोटेस्टेंट आर्क बिशप उशर ने बिब्लिकल गणनाओं के माध्यम से दावा कर दिया था कि हजरत नूह वाली बाढ़ ईसा पूर्व 2349 में आई थी और ईश्वर ने संसार की रचना ईसा पूर्व 4004 में की थी। ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट होने के नाते जोन्स इसी समयावधि में मानवता के प्रसार को दिखाना चाहते थे। भारतीय सभ्यता इतनी प्राचीन थी जिसका इतिहास ईसा से 4000 साल से बहुत पहले जाता था, लेकिन इसी सीमित बिब्लिकल समय को सर्वोपरि बताने के लिए जोन्स ने अनंत आवृत्ति वाले समय के महाचक्रों की भारतीय अवधारणा खारिज कर दी ताकि उनकी ईसाई सत्य को किसी तरह की ठेस न लगे। जोन्स ने भारत के जरिए बिब्लिकल सत्य को परम और सर्वकालीन सार्वभौम सत्य का दर्जा देने के लिए पुराणों की मदद ली। विष्णु के दशावतारों में उन्हें दुष्टता के दलन के लिए ईश्वर के धरती पर उतरने की ईसाई कहानी के प्रमाण मिले। पद्म पुराण में उन्हें बाढ़ की कहानी मिल गई जिसे उन्होंने तत्परता से नूह की बाढ़ के साथ जोड़ दिया। बाढ़ के साथ ही मत्स्यावतार, वराहावतार, कूर्मावतार की कहानी भी उन्हें उपयोगी लगी। उनके लिए आदम का मतलब था मनु प्रथम, नूह का मतलब था मनु द्वितीय, बाढ़ यानी मत्स्य, कूर्म और वराह के अवतार, निम्रौड यानी नरसिंह अवतार, बेल यानी बाली और रामा यानी पहले राम और फिर बाद में बुद्ध। बाइबल के किरदारों को हिंदू पौराणिक किरदारों का सजातीय बनाने के साथ साथ जोन्स को न्यूटन ब्रायंट थीसिस के माध्यम से यह दावा करने का मौका भी मिल गया कि पेगन धर्मों और प्राचीन खगोल शास्त्र के बीच बड़ी एकात्मकता थी और ईसाई धर्म से पहले की सभी प्राचीन उन्नत सभ्यताएं असल में नूह के बेटे हैम की वंश परंपरा की पूर्व कड़ी में ही थी। इस लिहाज से जोन्स ने हिंदू धर्म को हैम के वंश से जुड़ी लेकिन व्यतीत हो चुकी ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के जीवित चचाजाद भाई की तरह पेश किया। भारत, रोम और यूनान के बीच समानताओं का विस्तृत संधान वे 1784 में लिखे अपने एक लेख ऑन द गॉड्स ऑफ ग्रीस, इटली एंड इंडिया में कर चुके थे। इस लेख में उन्होंने ग्रीको रोमन देवताओं और हिंदू देवताओं के बीच सजातीयता दिखाई थी। न्यूटन, ब्रायंट, जोन्स की तिगड़ी के विमर्श ने यूरोपीय विद्वत्ता के लिए कई तरह के रास्ते खोले। इसके बाद ग्रीक और लैटिन के अध्ययन की यूरोपीय परंपरा में संस्कृत का अध्ययन भी जुड़ गया।
यूरोपियनों ने मान लिया कि प्राचीन काल में भारत, ईरान और यूनान का साबित ज्ञानात्मक और सांस्कृतिक स्रोत एक ही था। इससे पहले माना जाता था कि यूनानियों को ज्ञान का सूत्र मिस्र और फोनिशिया से मिला होगा। तीसरे, यूरोपीय विद्वत्ता ने दिखाया कि भारत की सभी भाषाएं चिरंतन, अपरिवर्तनीय और सर्वोत्तम भाषा संस्कृत से निकली हैं और उसी की थोड़ी या ज्यादा बिगड़ी हुई संतानें हैं। थमाए गए उपनिवेशवादी ज्ञान के प्रभाव में भारतीय बौद्धिकों के अधिकांश हिस्से ने और राष्ट्रवादी नेतृत्व ने भी यह मान्यता पूरी तरीके से गले उतार ली। आज भी आपको भारत में बहुत से लोग कहते फिर मिल जाएंगे कि भारत की सभी भाषाएं संस्कृत की पुत्री हैं, और जब तमिल द्वारा उसका विरोध किया जाता है तब लगता है कि ये तमिल वाले पृथकतावादी हैं। इस तरह की आपको तमाम धारणाएं मिलेंगी, और तमिल वाले भी इसका विरोध क्यों करते हैं, इसके बारे में जब द्रविड़ भाषा परिवार की हम लोग चर्चा करेंगे तब वो बात सामने आएगी। 1801 में एच.डी. कोलब्रुक, जो कि विलियम जोन्स की तरह एक बहुत महत्वपूर्ण नवप्राच्यवादी विद्वान थे, ने ऑन द संस्कृत एंड द प्राकृत लैंग्वेजेस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें संस्कृत के साथ साथ प्राकृतों के संबंधों की व्याख्या करते हुए पहली बार भारत की भाषाई और निर्जात विज्ञान संबंधी पहलुओं को आपस में जोड़ दिया गया। भारत की संस्कृत आधारित भाषाई एकता को कोलब्रुक ने निर्जात विज्ञान के चश्मे से देखकर बताया, हिंदुस्तान यानी उत्तर और दक्षिण का भारत 10 भाषाई राष्ट्रों में बटा हुआ है। उन्होंने इन भाषाई राष्ट्रों को उत्तर भारत के 5 और दक्षिण भारत के 5 ब्राह्मण समुदायों से संबंधित दिखाया। कोलब्रुक ब्राह्मणों को भारत में आक्रमणकारी की तरह कदम रखने वाले समुदायों के रूप में देखने के बड़े समर्थक थे। उत्तर के ब्राह्मणों को उन्होंने 5 तरह के गौड़ों की संज्ञा दी। एक खास तरह की प्राकृत जो अब लुप्त हो चुकी है, बोलने वाले पंजाब के सारस्वत थे, ये कोलब्रुक ने दिखाया। कन्नौज के कानकुब्ज, जिनकी प्राकृत हिंदी कहलाती है, कोलब्रुक ने कहा। कोलब्रुक ने यह भी कहा कि बंगाल के गौड़, उनकी प्राकृत आगे चलकर बंगला भाषा बन गई। तिरहुत के रहने वाले मैथिली, कोलब्रुक के अनुसार, जिनकी प्राकृत बांग्ला से थोड़ी ही अलग है, और उत्कल या उड़ीसा के ब्राह्मण, जिनकी प्राकृत ओडिया है। दक्षिण के ब्राह्मणों को उन्होंने द्रविड़ की संज्ञा से विभूषित किया। तमिल देश के द्रविड़, जिनकी प्राकृत तमिल है, महाराष्ट्र के द्रविड़, जिनकी प्राकृत में संस्कृत से लिए गए और उसके भ्रष्ट हो चुके शब्दों की भरमार है, इसमें अरबी और फारसी के शब्द भी मिलते हैं। कर्नाटक के द्रविड़ कन्नड़ भाषा बोलते हैं, और गुजरात के द्रविड़ एक ऐसी प्राकृत बोलते हैं जो कुछ कुछ हिंदी जैसी है। कोलब्रुक यहाँ थोड़े भ्रमित नजर आए। गुजरातियों को द्रविड़ बता देने के बाद उन्हें लगा कि श्रेणी में उत्कलों को रखना चाहिए और गुर्जरों को उत्तर भारत के गौड़ों के साथ जोड़ना चाहिए। कोलब्रुक के इस वर्गीकरण के बाद से ही भाषा विमर्श और निर्जातीय विमर्श में दक्षिण भारत के लिए द्रविड़ शब्द का एक श्रेणी की तरह इस्तेमाल होने लगा। द्रविड़ भाषा परिवार का सूत्रीकरण जिस बौद्धिक माहौल में हुआ, वह ब्रिटिश नवप्राच्यवादियों की कलकत्ता स्थित मंडली और ब्रिटिश नवप्राच्यवादियों की मद्रास स्थित मंडली के बीच होने वाली बहस से बना था। इस विवादात्मकता के 3 केंद्र थे, उत्तर बनाम दक्षिण, संस्कृत बनाम तमिल, और भारत की भाषिक एकता बनाम भाषिक अनेकता। कहना न होगा कि मद्रास के नवप्राच्यवादी कलकत्ता स्थित नवप्राच्यवादियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए यह बहस चला रहे थे। न केवल भाषा परिवारों की धारणा उन्हें वहां से मिली थी, बल्कि भारत को आर्यों और द्रविड़ों में बटा हुआ देखने का आग्रह भी उन्हें वहां से प्राप्त हुआ था। मद्रास के सभी प्रमुख नवप्राच्यवादी एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य भी थे, और उसमें से कुछ तो भारतीय शब्दों को अंग्रेजी में लिखने की विलियम जोन्स द्वारा बताई गई पद्धति पर ही अमल करते थे। जैसे वे तेलुगु की बजाय तेलुगु लिखते थे, क्योंकि विलियम जोन्स ने बताया था कि इसमें बड़े ऊ की मात्राएं नहीं लगेंगी, बल्कि छोटे ऊ की मात्राएं लगेंगी। दोनों किस्म के नवप्राच्यवादी अपनी दावेदारियों के समर्थन में पंडितों और शास्त्रियों के कथनों का भी उल्लेख कर रहे थे। इन समानताओं के बावजूद मद्रास के नवप्राच्यवादियों को लगता था कि कलकत्ता स्थित उनके अग्रजों का दक्षिण भारत के बारे में मत सही नहीं है। उनका प्रतिवाद जरूरी है, और इस विवाद का पहला विस्फोट तब हुआ जब 1814 में बैप्टिस्ट मिशनरी विद्वान और फोर्ट विलियम कॉलेज में बंगला, मराठी और संस्कृत के प्रोफेसर विलियम कैरी ने तेलुगु भाषा का एक व्याकरण प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था ए ग्रामर ऑफ तेलंगाना लैंग्वेज। यह प्रकाशन कलकत्ता में हुआ। इसके उत्तर में एडी कैंपबेल ने 2 साल बाद तेलुगु का अपना व्याकरण अ ग्रामर ऑफ तेलुगु लैंग्वेज प्रकाशित किया। इसकी भूमिका फ्रांसिस व्हाइट एलिस ने लिखी। इन दोनों नवप्राच्यवादियों ने कोलब्रुक और कैरी की प्रस्तावना को खंडन करते हुए स्थापित किया कि दक्षिण भारतीय भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार की अंग नहीं है और उन्हें एक अलग द्रविड़ भाषा परिवार के तौर पर देखा जाना चाहिए।
इस दलील के केंद्र में तेलुगु में पाए जाने वाले देश्य यानी स्थानीय मूल के शब्द थे, जिनकी धातुएं एलिस और कैम्पबेल के मुताबिक संस्कृत की धातुओं से नहीं निकली थी। धातु को आधार बनाकर भाषाओं का संबंध खोजने की यह पद्धति इन विद्वानों ने भारत की व्याकरण सैद्धांतिकी से ही प्राप्त की थी। कैरी का कहना था कि तेलुगु के देश शब्दों का उद्गम निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका संस्कृत से संबंध नहीं है और न ही वे व्याकरण के नियमों के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं। कैम्पबेल का तर्क था कि देश का मतलब है कंट्री या रीजन, इस लिहाज से देश शब्दों का उद्गम उस क्षेत्र में तलाशना चाहिए जहां वह भाषा बोली और लिखी जाती है। कैम्पबेल यह मानने को तैयार थे कि तेलुगु में किसी दक्षिण भारतीय भाषा के मुकाबले संस्कृत उद्गम के शब्द अधिक हैं, लेकिन उनका यह दावा था कि उसके ज्यादातर शब्द देश हैं जिनसे इस भाषा को एक मौलिक संरचना प्राप्त हुई है जो संस्कृत से पूरी तरह भिन्न है। कैम्पबेल ने पूरे यकीन से कहा कि यह भिन्नता इस भाषा की रूपावली और वाक्य रचना से भी इतनी अधिक स्पष्ट होती है कि तमिल और कन्नड़ के विद्वानों को इसकी प्रतीति तुरंत हो जाएगी। इसी मुकाम पर कैम्पबेल ने तेलुगु और संस्कृत के संबंधों की तुलना अंग्रेजी के साथ लैटिन और ग्रीक के संबंधों के साथ की। उनका मंतव्य दिखाने का था जिस तरह विज्ञान, धर्म और विधि से संबंधित शब्दों और पदों को अंग्रेजी ने दोनों क्लासिक भाषाओं से लिया है, उसी तरह तेलुगु में आए संस्कृत के अधिकतर शब्द इन्हीं क्षेत्रों के भाववाचक शब्द और पद हैं, जिनका रूप इस दक्षिण भारतीय भाषा में आकर काफी कुछ बदल गया है। और अपनी थीसिस के पक्ष में कैम्पबेल ने गुजरे हुए जमाने के कुछ तेलुगु व्याकरणों के कथनों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया और कैरी पर आरोप लगाया कि तेलुगु को संस्कृत की पुत्री बनाकर उन्होंने इन मान्यता प्राप्त विद्वानों के विमर्श का उल्लंघन किया है। कैम्पबेल ने तेलुगु के एक ऐसे इतिहास का भी जिक्र किया जो संस्कृत के प्रभाव से पूरी तरह अछूता था। उन्होंने दावा किया कि नरेश आंध्र रायडू द्वारा, तेलुगु के राजा आंध्र रायडू द्वारा गोदावरी के तट पर अपनी राजधानी बनाने से पहले जो तेलुगु भाषा प्रचलित थी वह पूरी तरह से देश शब्दों से ही बनी थी। ध्यान रहे कि कैरी तेलुगु व्याकरण लिखने से पहले संस्कृत के व्याकरण पर अपनी रचना में दावा कर चुके थे कि हिंदुस्तानी, तमिल, गुजराती और मलयालम को मलयाला लिखते हैं, मलयाला तो साफ तौर पर संस्कृत से ही निकली है। यद्यपि पहली दो भाषाओं में बहुत से विदेशज शब्द भी हैं, लेकिन बांग्ला, ओडिया, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु को तो तकरीबन पूरी तरह संस्कृत शब्दों से बनी है। कोलब्रुक ने भी संस्कृत और प्राकृतों के संबंध पर अपनी रचना में ऐसी ही बात कही थी। इस लिहाज से दक्षिण भारतीय भाषाएं भी विलियम जोन्स द्वारा प्रतिपादित भारोपीय भाषा परिवार की ही हो जाती थी। कैम्पबेल की रचना की लंबी भूमिका नोट टू इंट्रोडक्शन में एलिस कैम्पबेल की तर्क की संस्तुति करते हुए द्रविड़ भाषा परिवार के सूत्रीकरण तक पहुंचे। उन्होंने तेलुगु, कन्नड़ और तमिल के देश शब्दों की शिनाख्त करते हुए दिखाया कि इनकी परस्पर सजातीयता तीनों भाषाओं के समान उद्गम का प्रमाण है और इस लिहाज से यह द्रविड़ भाषाओं का वंश वृक्ष है। इसे द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाना चाहिए। मामिडी वेंकैया के तेलुगु व्याकरण आंध्र दीपिका के हवाले से एलिस ने निष्कर्ष निकाला कि उस धार्मिक और तकनीकी शब्दों के अपवाद को छोड़कर ऐसी कोई अभिव्यक्ति या विषय नहीं है जिसके लिए तेलुगु भाषा को संस्कृत से शब्द लेने की आवश्यकता पड़े। यही खूबी तमिल, कन्नड़ और दक्षिण भारत की अन्य भाषाओं में है। उन्होंने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ के देश शब्दों की तालिकानुमा सूची भी पेश की और बताया कि कैसे तीनों भाषाओं में इनका एक ही है। एलिस का कहना था कि तेलुगु भाषा जिस धातुमाला पर आधारित है उन्हीं पर दक्षिण की अन्य भाषाएं आधारित हैं और इस धातुमाला का संस्कृत की धातुमाला से कोई संबंध नहीं है। यह दिखाने के लिए उन्होंने पट्टाभिराम शास्त्री द्वारा तैयार की गई तेलुगु धातुमाला का इस्तेमाल किया। क्या एलिस ने जोन्स की तर्ज पर द्रविड़ भाषा परिवार के सूत्रीकरण में भाषा के बिब्लिकल आख्यान का भी इस्तेमाल किया था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जब द्रविड़ भाषा परिवार का सूत्रीकरण हो रहा था, क्या उसमें भी बिब्लिकल आख्यान का इस्तेमाल किया गया था? ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित रखी हुई एलिस की पांडुलिपियों के एक हिस्से का शीर्षक है ऑन द नेटिव्स बाय हुम द तमिल लैंग्वेज इज स्पोकन। इसकी शुरुआत में इस प्रकार करते हैं, तमिल बुनियादी रूप से उन भाषा परिवारों से संबद्ध है जिनमें सबसे प्राचीन हिब्रू है और निश्चित रूप से सर्वाधिक परिष्कृत अरबी है। यह कहकर एलिस ने तमिलों को सेमेटिक परिवार से जोड़ दिया। इसे प्रमाणित करने के लिए सेमेटिक मींस नूह के बेटे शेम के परिवार से जोड़ दिया। इसे प्रमाणित करने के लिए एलिस ने कई तमिल शब्दों की सजातीयता हिब्रू, शाल्डियन और अरबी से जोड़कर दिखाई। दरअसल यह विलियम जोन्स द्वारा प्रवर्तित हजरत मूसा के नवजात विज्ञान का ही इस्तेमाल था। जोन्स की तरह ही एलिस भी शब्द सूची देने की पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर जोन्स के मुताबिक भारोपीय भाषा परिवार के आर्य हैम के वंशज थे तो द्रविड़ भाषा परिवार को कहीं ना कहीं बाइबल से जोड़ना ही था, इसलिए उसे शेम से जोड़ा गया। बाइबल में नूह के वंश वृक्ष से संबंध स्थापित होने का स्वाभाविक नतीजा भारत में भी वही निकलना था जो बाइबल के आधार पर राष्ट्रों के वंश वृक्ष के रूप में यूरोप में निकाला गया था। क्योंकि भाषा के आधार पर कलकत्ता के नव प्राच्यवादियों ने भारत की
भाषाई निर्जातीय एकता दिखाने की कोशिश की थी, इसलिए जाहिरा तौर पर भाषा के आधार पर ही इस एकता का खंडन भी सामने आया। भारोपीय भाषा परिवार के मुकाबले जैसे ही द्रविड़ भाषा परिवार की संकल्पना की गई, वैसे ही भारत के मूलवासियों और बाहर से आए, चाहे आक्रामक के रूप में आए हों या आवर्जन के जरिए आए हों, लोगों की अलग अलग और एक दूसरे के खिलाफ खड़ी श्रेणियां सामने आने लगी। द्रविड़ भाषाओं को भारत की मूल भाषाओं अर्थात संस्कृत से आने के पहले की भाषाओं के रूप में देखने की बौद्धिक परंपरा बनती गई। इस तरह एक नए अनुशासन का जन्म हुआ जो आधुनिक भाषाओं में आदिवासी तत्वों की खोज करने के लिए समर्पित था, आदिवासी या मूलवासी तत्वों की खोज करने के लिए समर्पित था। 1840 से 1850 के बीच की अवधि में मूलवासियों की भाषाओं की परस्पर एकता को तरह तरह से साबित करने का यत्न किया गया। इस अनुशासन के प्रमुख विद्वान थे ब्रायन हॉटन हॉसन और रेवरेंड जॉन स्टीवेंसन। स्टीवेंसन एशियाटिक सोसाइटी की बंबई शाखा के मुखिया तो थे ही, मराठी व्याकरण के विद्वान होने के नाते उन्होंने इस सिलसिले में विशेष रणनीतिक भूमिका निभाई। यहां समझने की बात यह है कि मराठी क्षेत्र भारोपीय और द्रविड़ भाषा परिवारों के बीच विभाजक रेखा बनाता था। भारोपीय भाषा परिवार के समर्थक मराठी को आर्य भाषाओं की श्रेणी में रखते थे, लेकिन स्टीवेंसन ने 1841 में प्रकाशित अपनी कृति ऐसे ऑन द लैंग्वेज ऑफ द अबोरिजिनल हिंदूज में इस भाषा को द्रविड़ परंपरा में रखा। इसके बाद उन्होंने 1843 के अपने लेख ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मराठी लैंग्वेज में कैंपबेल और एलिस की पद्धति का इस्तेमाल करते हुए 50,000 शब्दों की सूची बनाई और मराठी में बहुत से द्रविड़ तत्व होने की दावेदारी पेश कर दी। जिस तरह संस्कृत भारत में आर्यों की आदि भाषा बताई जा रही थी, उसी तरह द्रविड़ों की भी एक आदि भाषा दिखानी जरूरी थी और इस आदि भाषा का प्रभाव सारे भारत पर भी पड़ना जरूरी था। इसलिए हॉसन ने हिंदी और गुजराती पर भी द्रविड़ असर के पहलुओं पर उंगली रखनी शुरू कर दी। उन्होंने यकीन दिलाया कि संस्कृत से पहले भारत में एक द्रविड़ आदि भाषा रही होगी। ऐसी एक आदि भाषा की कल्पना जोन्स ने भी भारोपीय भाषा परिवार के संदर्भ में की थी, जिसे वे आद्य हिब्रू मानते थे, जिसके बारे में उनका निष्कर्ष था कि वे लुप्त हो चुकी है। स्टीवेंसन, हॉसन और उसके बाद 60 के दशक में नस्ल विज्ञान के प्रवर्तकों में से एक जॉर्ज कैंपबेल ने जो निष्कर्ष निकाले, उन्हें पढ़ते ही समझ में आ जाता है। इसी अवधि में सक्रिय रहे दो महान समाज सुधारकों, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले द्वारा भारत की धरती पे हुए नस्ल आधारित सावित्रिक संघर्ष प्रकारांतर से बहुजन थीसिस का सूत्रीकरण करने और वेद संस्कृत समीकरण के घोर समर्थक दयानंद सरस्वती द्वारा आर्यावर्त को विंध्याचल के इधर सीमित रखने की भाषाई जड़ें कहां पर थी। जॉन स्टीवेंसन के इस कथन से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। अभी जॉन स्टीवेंसन का एक छोटा सा उदाहरण है। एक सर्वाधिक संभाव्य सिद्धांत ने स्वयं को लेखक के सामने पेश किया है। इसके मुताबिक भारत में प्रवेश करने वाली और आज के जमाने में ऊंची जातियां समझी जाने वाली यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों को यहाँ एक असभ्य किस्म की एक भिन्न भाषा बोलने वाली, अलग धर्म अपनाने वाली, अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाली आदिम आबादी मिली। इसे उन्होंने हथियारों और रणनीति के दम पर पराजित किया और उनकी बड़ी संख्या को उत्तरी क्षेत्रों की तरफ निष्कासित कर दिया। जो यहाँ रह गए उनका नई आबादी के साथ मिश्रण हुआ और वे पहले विजेताओं के दास बने और फिर शूद्र बना दिए गए। इन मूलवासियों की बोली भाषाओं के दक्षिणी परिवार की सदस्य थी, जिसका सर्वाधिक संपूर्ण रूप तमिल में मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेलीबरी स्थित ईस्ट इंडिया कॉलेज से पढ़कर आए हॉसन ने स्टीवेंसन के नक्शे कदम पर चलते हुए फतवा दिया कि आर्यों ने 3000 साल पहले उत्तर पश्चिम से आकर हिंदुस्तान, बंगाल और लगे हुए दक्षिण के सभी इलाकों को जीत लिया। उनके बर्बर अत्याचारों के कारण ही दक्षिण की तमाम भाषाओं की विविधताओं का क्षय हो गया, जबकि उनसे पहले देश के सारे तमुलियन एक ही तमुलियन को तमुलियन लिखते हैं, तमुलियन एक ही उद्गम से फूटे थे। क्योंकि हॉसन का सारा जीवन पहाड़ों में गिरिजनों के बीच बीता था, इसलिए उन्होंने तीसरे भाषा परिवार यानी ऑस्ट्रो एशिया भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार या आस्त्रिक भाषा परिवार भी इसका नाम है, कि विशेषज्ञ के रूप में इस परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की एकता का प्रतिपादन कर डाला। मैक्स म्यूलर ने भी भारत की सभी गैर आर्य भाषा परिवारों को पुराणों की मदद से निषाद भाषा की श्रेणी में डाला था। भारत की भाषाओं को वहां के वासियों के नस्ल निर्धारण के 5 प्रमुख मानकों दहक रूप, भाषा, धर्म, विधि, तौर तरीके व मनोविज्ञान में से एक बनाने का काम 1866 में प्रकाशित जॉर्ज कैम्पबेल की रचना एथनोलॉजी ऑफ इंडिया ने किया। यह भारतीय सभ्यता के नस्ली सिद्धांत की मानगी थी। इस तरह ब्रिटिश नवप्राच्यवादियों द्वारा उत्तर के आर्यों के मुकाबले पूरे भारत को खड़ा कर दिया गया। कैम्पबेल और एलिस के तकरीबन 40 साल बाद बिशप रॉबर्ट कार्डवेल ने जो किया वह कैम्पबेल और एलिस द्वारा प्रतिपादित द्रविड़ भाषा परिवार की थीसिस को और पुष्ट करना ही था। दरअसल तब तक थॉमस ट्राउटमैन ने एलिस को इस क्षेत्र में नई जमीन तोड़ने वाले विद्वान होने का श्रेय नहीं दे दिया। तब तक भाषा विज्ञान में द्रविड़ भाषा परिवार कार्डवेल की ही कृति माना जाता था।
भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कॉल्डवेल ने द्रविड़ भाषाओं के बीच आपसी समानता व संस्कृत के साथ उनकी भिन्नता का जो विश्लेषण किया, उसका गहन अध्ययन करने वाले भगवान सिंह ने उसे 13 बिंदुओं में पेश किया है। बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सिंह जी हिंदी के लेखक हैं। आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से जो हिंदी के पाठक हैं उनकी रचनाएं पढ़ी होंगी। वो 13 बिंदु समझने वाले हैं, 13 बिंदुओं में पेश किया है। इस लंबे विश्लेषण की कुछ प्रमुख बातों को इस प्रकार समझा जा सकता है। मसलन द्रविड़ भाषाओं में निर्जीव और चेतना रहित संज्ञाओं को नपुंसक लिंग नहीं माना जाता और न ही सामान्यतः इनका बहुवचन होता है, जबकि संस्कृत में ऐसी संज्ञाओं को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में बांटा जाता है। जिन परिस्थितियों में आरोपीय भाषाओं में पूर्व सर्ग लगाते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में द्रविड़ भाषाओं में परसर्ग लगाए जाते हैं। संप्रदान कारक का द्रविड़ चिन्ह कु, की या गे का संस्कृत या किसी भारोपीय भाषा के चिन्ह से सादृश्य नहीं पाया जाता। संस्कृत और भारोपीय भाषाओं में विशेषणों की रूपावली संज्ञाओं की तरह चलती है और उनका लिंग और वचन और कारक उनके अनुरूप होता है, जबकि द्रविड़ भाषाओं में विशेषणों का रूप भेद हो ही नहीं सकता। भगवान सिंह जी ने कॉल्डवेल की इन सभी बातों का बिंदुवार प्रति विश्लेषण भी पेश किया है। निश्चित रूप से यह भाषा वैज्ञानिक विवादात्मकता महत्वपूर्ण है, पर समय की कमी होने के कारण मैं यहाँ पर उसका जिक्र नहीं करूंगा। और देखते हैं कि कॉल्डवेल ने और क्या किया। कॉल्डवेल ने हिंदी और द्रविड़ भाषा परिवार के बीच संबंधों और इस परिवार की आस्त्रिक भाषा परिवार के साथ एकता की दावेदारी से मतभेद जताया। इस मत विभिन्न के अलावा उनके विमर्श की बौद्धिक राजनीति और कैंपबेल एलिस की जोड़ी द्वारा की गई बौद्धिक राजनीति में अधिक अंतर नहीं था। भगवान सिंह के मुताबिक ये राजनीति पहले से चली आ रही थी और इसमें भारोपीय भाषा परिवार के प्रवर्तकों की भी भूमिका थी। मसलन भाषाओं के शब्द भंडार या व्याकरण के बारे में चर्चा करते करते नव प्राच्यवादी अप्रासंगिक ढंग से अचानक बताने लगते थे कि द्रविड़ भाषाएं संस्कृत के खिलाफ 3000 साल से टिकी हुई हैं। खास बात यह है कि जिन भाषाओं में संस्कृत से लिए गए शब्दों की भरमार 40 से 45% है और विमर्श निर्मिति में भाग लेने की उनकी क्षमता संस्कृत से उनके सानिध्य पर टिकी है, उन भाषाओं को वे संस्कृत से संघर्ष करते हुए दिखा रहे थे। जिन ब्राह्मणों को एक जमाने में स्वयं दक्षिण भारतीय राजाओं ने उत्तर से अपने यहाँ बुलाया था और जिनके उद्यम के फलस्वरूप दक्षिण भारतीय भाषाओं के व्याकरण रचे गए और संगम साहित्य की शुरुआत हुई, उन ब्राह्मणों को कॉल्डवेल ने अतीत के उन ब्राह्मणों का उत्तराधिकारी बताया जो कभी आर्यों के साथ दक्षिण में उपनिवेश कायम करने के लिए आए थे। और तो और उन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं को संघर्ष का कार्यभार भी थमाया कि उनका काम उत्तर की भाषाओं का प्रतिरोध करते रहना है, क्योंकि यही उनकी परंपरा रही है। जाहिर है कि यह बात भाषा शास्त्र से दायरे के बाहर की थी और राजनीति का छौंक लगाए बिना कॉल्डवेल की कंपैरेटिव ग्रामर में नहीं आ सकती थी। उत्तर भारत के संदर्भ में भी नव प्राच्यवादियों के भाषा संबंधी साहित्य में ऐसे उदाहरण आसानी से मिल जाते हैं। भगवान सिंह के मुताबिक ठीक इसी तरह का प्रचार उत्तर भारत के विषय में भी हो रहा था, जिसमें आधुनिक आर्य भाषाओं की 3 तरह की व्याख्याएं दी जा रही थी। पहले यह थी कि ये भाषाएं संस्कृत के क्षय और विगलन से पैदा हुई हैं। दूसरी यह कि संस्कृत उस भाषाई उपस्तर पर आरोपित है जिसकी प्रकृति तुरानी या सीथियन थी, और इस तरह उत्तर के सवर्णों और अवर्णों के बीच टकराव पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा था जो विलियम जोन्स के समय से चला आ रहा था। इसी तरह हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदुओं और मुसलमानों की बीच की भाषा के बीच अलगाव पैदा करते हुए फारसी भोजन हिंदी को भारतीय उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त बताया जा रहा है। अब अपने इस वक्तव्य का समाहार करते हुए मैं 2 विद्वानों, भगवान सिंह जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और हम सबके आदरणीय डॉक्टर रामविलास शर्मा, इस विषय में उनके कुछ प्रेक्षणों को आपके सामने रखूंगा बहुत संक्षेप में, जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी कि आज के जमाने में भी इस पूरे विवाद के ऊपर फिर से शोध करने की क्या आवश्यकता है। चाहे रामविलास शर्मा हो चाहे भगवान सिंह हो, दोनों ने एक ही आदि भाषा से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति के पश्चिमी सिद्धांत का विस्तार से खंडन किया है। दोनों ने ही भाषाओं के परिवार बनाने की यूरोपियन पद्धति की कड़ी आलोचना की है। यह जरूर है कि ये दोनों भाषा विश्लेषक आदि भाषा और भाषा परिवार के आग्रहों के पीछे मौजूद बिब्लिकल विचार को नहीं देख पाए, लेकिन इससे उनके मंतव्यों का महत्व किसी प्रकार से कम नहीं होता। अपनी कालजयी रचना भाषा और समाज की 1960 में लिखी भूमिका में रामविलास शर्मा ने आदि भाषा और भाषा परिवारों के सिद्धांतों को प्रश्नांकित करते हुए लिखा था, आदि भाषा वाला सिद्धांत संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास पर लागू किया जाता है। संस्कृत क्यों विकृत हुई? अनार्य प्रभाव से। यूरोप में आर्य भाषा कैसे विकृत हुई? भारत के पूर्व में ध्वनि क्षय हुआ, उत्तर में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो विद्वान संस्कृत से प्राकृतों की उत्पत्ति मानते हैं वे यह भी कहते जाते हैं कि प्राकृत कृत्रिम है। फिर कृत्रिम भाषाओं से सहज आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई?
यदि मूल शब्द भंडार और भाव प्रकृति की दृष्टि से विचार किया जाए तो प्राकृत संस्कृत से मूलतः भिन्न भाषाएं सिद्ध नहीं होती। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसैनी छोड़ देने पर आधुनिक भाषाओं के मूल तत्व काफी प्राचीन सिद्ध होते हैं। मानव समाज का साधारण नियम है बोलियों का बिखराव। भाषा का परिवार आज के मानव जीवन की तुलना में आदिम मानव परिवार के अधिक निकट था, जिसमें अजनबी भी शामिल कर दिए जाते थे। जैसे किसी आदि पुरुष से मानव परिवार की उत्पत्ति नहीं हुई, वैसे ही किसी आदि भाषा से कोई भाषा परिवार नहीं बना। संस्कृत आदि भारत यूरोपीय भाषा का उच्छिष्ट विकृत रूप न होकर स्वतंत्र भारतीय भाषा सिद्ध होती है। यूरोप की भाषाओं पर संस्कृत और उसके समानांतर बोली जाने वाली भाषाओं का असर पड़ा है, न कि किसी कल्पित आर्य भाषा से अनार्य संपर्क के कारण संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाएं संस्कृत के समानांतर बोली जाने वाली भाषाओं से उत्पन्न हुई हैं, न कि वे संस्कृत का विकृत रूप है। दरअसल रामविलास शर्मा की यह कृति भाषाओं के सामाजिक विकास के सिद्धांत की पुष्टि करती है। इसी डगर पर चलते हुए भगवान सिंह ने यूरोपीय भाषा चिंतन की जो आलोचना की है वह भी द्रष्टव्य है। रामविलास जी का यह मत बहुत सार्थक है कि भाषाओं की तुलना करते समय उनकी समानताओं पर ही नहीं अपितु उनकी भिन्नताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक परिवार में परिगणित भाषाओं में ऐसी समानताएं हैं जो भौगोलिक दूरी के बाद भी बहुत प्राचीन काल से उनमें बनी हुई है और इनके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं। तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नताओं का स्रोत क्या है? कार्डवेल की यह स्थापना सही है कि दृढ़ भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई, परंतु यह अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई यह है कि भारत की किसी भी भाषा की उत्पत्ति न तो संस्कृत से हुई, न उसमें आए विकारों की परिणति के रूप में हुई। जिन्हें हम आर्य भाषा क्षेत्र कहते हैं, उनमें सैकड़ों बोलियां बोली जाती थी जिनकी सही पहचान संभव नहीं है, परंतु जिनके परस्पर मिलने और कुछ के विलय होने के परिणाम स्वरूप इस पूरे भूभाग पर संस्कृत के प्रभाव के कारण आभासिक समानताएं पैदा हुई, जिनसे यह भ्रम पैदा होता है कि ये संस्कृत के क्रमिक तद्भवी कारण के कारण पैदा हुई है। पूरा सच यह है कि न तो भारोपीय भाषा परिवार की किसी शाखा की कोई उपशाखा किसी भी रीति से भारत आई, न ही विशुद्ध आर्य भाषा जैसी किसी चीज का कभी कोई अस्तित्व था। भाषाएं सामाजिक आर्थिक विकास के क्रम में समृद्ध होती हैं। भिन्न भाषाओं के गहन संपर्क में आने पर उनमें बदलाव होता है, परंतु वे न सड़ती हैं, न गलती हैं, न जनन करती हैं और न ही विघटित होती हैं। संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी की जननी मानने की प्रचलित मान्यता का खंडन करने वाले ये कथन दरअसल संस्कृत के विद्वान और हिंदी के यशस्वी व्याकरण आचार्य किशोरी दास वाजपेयी की उस व्यंग्यात्मक टिप्पणी को ही पुष्ट करते हैं, जिसमें आचार्य प्रवर ने कहा था कि संस्कृत एक बांझ भाषा है, वह किसी भाषा को जन्म दे ही नहीं सकती। हिंदी की वह ज्यादा से ज्यादा निस्संतान मौसी हो सकती है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि 19वीं सदी आते आते भाषा, राष्ट्र और नस्ल को एक दूसरे का पर्याय समझने वाले विमर्श के प्रभुत्व को कई तरीके से प्रश्नांकित किया जाने लगा, लेकिन राष्ट्र, भाषा और नस्ल के बुनियादी अंतर संबंधों का आग्रह इतना प्रबल था कि 19वीं सदी में ही नहीं उसके बाद भी भाषाई समझ पर ऐतिहासिक भाषा शास्त्र के ये आग्रह हावी बने रहे। रामविलास शर्मा के शब्दों में यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भाषा विज्ञान का इतना विकास होने पर भी 19वीं सदी की ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की मान्यताएं ज्यों की त्यों प्रतिष्ठित हैं। भाषा विज्ञान चाहे ब्लूमफील्ड संप्रदाय का हो या चोम्स्की संप्रदाय का, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के नाम पर वह उन्हीं मान्यताओं को दोहराता है। एक इंडो यूरोपियन परिवार है। इस परिवार की प्राचीन और नवीन भाषाएं एक आदि इंडो यूरोपियन भाषा से उत्पन्न हुई हैं। इस आदि भाषा की अनेक शाखाएं हुई, उनमें से एक शाखा से संबद्ध लोग भारत आए, ये भारतीय आर्य थे। आदि यूरोपियन भाषा कहाँ बोली जाती थी इसका पता नहीं, पर वह भारत में न बोली जाती थी। भारत में आने पर आर्य विजेताओं ने यहाँ के मूल निवासियों को उनकी भूमि से या तो हटा दिया या उन्हें परास्त करके दासों की तरह जीवन बिताने पर बाध्य किया। भारतीय आर्य भाषा से क्रमशः प्राकृतों और अपभ्रंशों का विकास हुआ। इसी विकास अथवा ह्रास का परिणाम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। 19वीं सदी के ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की ये मान्यताएं अपनी जगह स्थिर हैं और अचल हैं। साथियों, प्रोफेसर रामविलास शर्मा का ये उद्धरण देने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने इस व्याख्यान का अलग से कोई उपसंहार करने की आवश्यकता है। ये कहानी लंबी है और कभी समय होगा तो इसमें 45 मिनट नहीं, इसके लिए 45 घंटे भी कम होंगे और 45 दिन भी कम होंगे। ये कहानी उपनिवेशवाद की भाषाई विचारधारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भाषाई विचारधारा उस जमाने से शुरू होती है जबकि यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सिद्धांत दिया था कि जो लोग यूनानी भाषा हमारी तरीके से नहीं बोल सकते उन्हें बर्बर माना जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तमाम भाषाएं नहीं बल्कि उनके मुंह से बर्बर की आवाज निकलने वाली है, इसलिए उनको बर्बर माना जाना चाहिए।
इसीलिए वे तमाम लोग जो कि यूनानी भाषा हमारी तरीके से नहीं बोल सकते, हमारी तरीके से अच्छा व्याख्यान नहीं दे सकते, और बाद में रोमन जमाने में सिसेरो जो कि रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े वक्ता थे, उन्होंने भी ये कहा कि जो लोग, उन्होंने इस बात में लैटिन को भी जोड़ लिया कि जो लोग यूनानी और लैटिन नहीं जानते वे या तो बर्बर हैं या प्राकृतिक रूप से दास बनाए जाने के लिए अभिशप्त हैं। जैसे ही ये विचारधारा, इसे मैं यूनानी एथनोसेंट्रिक, यूनानियों की और रोमनों की स्वजाति उत्कृष्टता कहता हूं, जैसे ही बाइबल के जेनेसिस अध्याय में बेबेल की मीनार वाले प्रकरण से जुड़ती है, जहां पर हम देखते हैं कि ईश्वर एक भाषा बोलने वालों को बहुभाषी होने का शाप देता है, यानी एक भाषा ही मानवता के लिए कल्याणकारी है। बहुभाषा अपने आप में एक अभिशप्त समाज और अभिशप्त समुदाय का प्रतीक है। ये सारी विचारधारा आपस में मिलती है, उससे उपनिवेशवाद की भाषाई विचारधारा का जन्म होता है। अंग्रेज यहां पर अपना पूरा एजेंडा लेकर आते हैं और जब देखते हैं कि भारत के अंदर जबरदस्त बहुभाषिता है और भाषाएं आपस में संघर्ष भी नहीं कर रही हैं, एक भाषा दूसरे की हत्या नहीं कर रही है, भाषा संहार का यहाँ पर कोई भी दृश्य नहीं है, ऐसे में वो एक नई युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं हमेशा कहता हूं, अंग्रेजी में मैं उसको कहता हूं कि ये मल्टी मोनोलिंगुअलिज्म है, यानी ये एक भाषिता है। इसीलिए मैं कहता हूं भारत बहुभाषी था अंग्रेजों के आने से पहले। आज भारत एक भाषी है, यानी अलग अलग भाषाओं के जोन्स हैं, जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सुसंगतिकरण के जरिए, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, रैशनलाइजेशन के जरिए एक भाषा दूसरी भाषाओं के ऊपर आरोपित कर दी गई है। हिंदी वाले क्षेत्र में अंग्रेजों के आने के बाद 3 महाभाषाएं हिंदुस्तान में पैदा होती हैं। आप देखिए, तीनों महाभाषाएं उन इलाकों में पैदा होती हैं जहां पर उनकी प्रेसिडेंसीज थी, जिनको सुदीप्त कबराज सुपर ऑर्डिनेट लैंग्वेजेस कहते हैं, और जिसको 20वीं सदी के सबसे बड़े जो भाषा शास्त्री थे, ऑटो येस्पर्सन जो डेनिश थे, वो कहते थे राष्ट्रीय महाभाषा। 3 महाभाषाएं भारत में पैदा होती हैं। एक महाभाषा हिंदी है, इसका फोर्ट विलियम कॉलेज में निर्माण होता है। दूसरी महाभाषा तमिल है, जो पहले से मौजूद थी, लेकिन उसका पूरा संशोधन और पुनर्संस्कार फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज में किया जाता है। और तीसरी महाभाषा बांग्ला है, जहां कलकत्ता जो अंग्रेजों की राजधानी थी, वहां उसका निर्माण होता है। तो 3 आप देखिए, आप दक्षिण भारत पे अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे दक्षिण भारत की अन्य भाषाएं तमिल से थोड़ी सताई हुई लगती हैं। हिंदी क्षेत्र की तमाम भाषाएं हिंदी से सताई हुई लगती हैं, क्योंकि ये सुपर ऑर्डिनेट लैंग्वेजेस के इलाके हैं। आप पूर्व में जाइए, वहां पे ओडिया हो, असमी हो, वो सब बांग्ला से सताई हुई भाषाएं लगती हैं। ये उपनिवेशवाद की भाषाई विरासत है, जिसको हम लोग ढो रहे हैं। हमें नहीं पता है कि अंग्रेजों के आने से पहले जो भारतीय भाषाएं थी वो कैसी थी, उनकी संरचना किस प्रकार थी, उनके व्याकरण किस तरह के थे, उनकी शब्द सामर्थ्य क्या थी, वो ज्ञान और समाज की किस तरीके से सेवा कर रही थी, इसकी जानकारी हमें नहीं है। क्योंकि 19वीं सदी में मैकाले वाले प्रकरण के बाद में परंपरागत ज्ञान के दरवाजे हम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। 190 साल तक हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत रही। हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया और किस तरीके से उनका गांधी जी और किस तरह से उनका राष्ट्रवादियों के साथ संग्राम हुआ, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने भारत की भाषाओं को पूरी तरीके से बदल दिया। इन भाषाओं को किस तरीके से बदला गया, इस पर कई विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। देवेश राय ने बंगला के संदर्भ में काम किया है, लेकिन दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में ऐसा काम नहीं हुआ है। खासतौर से कुछ विदेशी विद्वानों ने काम किया है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जो भाषाएं थी उनका रैशनलाइजेशन किया, यानी उनका सुसंगतिकरण किया, ताकि वो राजकाज में और दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सके। शेल्डन पोलक ने अपनी विख्यात कृति में दिखाया है कि भारत की सभी भाषाएं 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सदी के अंदर सुसंगतिकृत हो चुकी थी। उनका रैशनलाइजेशन वहां पर हो चुका था। अंग्रेजों ने उस रैशनलाइजेशन को ठुकराया और 19वीं सदी से 20वीं सदी और 18वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में उन भाषाओं को दोबारा रैशनलाइज किया गया। तो ये पूरा प्रकरण बहुत ही विकट और विचित्र है। इसके बारे में नए सिरे से शोध करने की जरूरत है, और उसमें अगर थोड़ा बहुत प्रकाश और थोड़ा बहुत नया सुराग हमें कहीं से मिलता है
तो रामविलास शर्मा के साहित्य में मिलता है और भगवान सिंह जी के प्रेक्षणों में मिलता है। अन्यथा ये पूरा का पूरा क्षेत्र नए शोध के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। मेरी बातों को आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। इतने विस्तृत फलक पर ये जो विषय है, इसको आपने इतने वैदुष्यपूर्ण ढंग से, शोधपरक ढंग से ये प्रस्तुत किया। भाषा परिवारों की सांस्कृतिक राजनीति क्या है और किस तरह से औपनिवेशिक काल में पूरे देश को अलग अलग भाषा समूहों में वर्गीकृत किया गया और उसके पीछे की क्या अंग्रेजों की किया। तो बहुत सारे इस वक्तव्य को हमारे लिए देश के अलग अलग हिस्से हैं और भी आपने की जो एक नई दिशा है, अमूमन भाषा विज्ञान की पुस्तकों में जो भाषा समूह बताए जाते हैं, भाषा परिवार किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। जब आर्यों का आगमन सिद्धांत ही अत्यंत विवादास्पद है, नस्ली सिद्धांत उसमें किस तरह से काम करता है और किस तरह से भाषाएं, भारत की भाषाओं को 3-4 परिवारों में विभक्त कर दिया गया, जिसमें द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भारोपीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो बहुत ही सारगर्भित ढंग से सर आपके द्वारा ये जो बातें कही गई हैं, अब मैं प्रतिभागी साथियों में से जो लोग जुड़े हुए हैं, संबंधित वक्तव्य से जुड़ा हुआ अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप सादर आमंत्रित हैं। अपना माइक ऑन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर एक प्रश्न है जी, पूछिए। सबसे पहले तो मैं आयोजक मंडल को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज 50 व्याख्यान पूरे कर लिए और ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अवसर पर ऐसे विद्वान अभय कुमार जी हमारे साथ में हैं और उनका ये जो व्याख्यान है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने भाषा के उद्गम को किस तरह से भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी रखा है, पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तो रखा ही उन्होंने, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस तरह से ये सारी चीजें आती हैं और एक एक करके कितनी राजनीति और उसके साथ में भी सांस्कृतिक जो सारी विरासतें हैं वो चलती हैं, तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक चीज जो आपने कहानी सुनाई, ईश्वर के द्वारा जो शाप दिया गया, बचपन में मैंने पराग में एक कहानी पढ़ी थी जो बच्चों के लिए थी। मैं भी उस समय बच्चा ही था, लेकिन उसका ये संस्मरण याद आ गया मुझे, उसका जो अध्ययन, उसको जो पढ़ा था मैंने, कि उसमें ये कहा गया था कि उस समय तक कोई भाषा थी ही नहीं। जब वो मीनार बना रहे थे लोग, केवल वे संकेतों से बात करते थे और फिर ईश्वर ने उनको भाषा दे दी। तो जब भाषा मिली उनको, तो आपस में उनकी इस प्रकार से लड़ाई शुरू हुई, संघर्ष शुरू हुए कि वो मीनार फिर बन ही नहीं सकी। लेकिन जो भी है, वे तथ्य तो वास्तव में बड़े सराहनीय हैं। और एक बात, वैसे कोई प्रश्न नहीं है मेरा आपसे, क्योंकि आपने इतना सब कुछ विस्तार से बताया है और इतने कम समय में आपने उसको बड़े ही सुसंबद्ध तरीके से बताया है। यानी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आपने एक एक करके सब खोला है और बहुत सारे सूत्र दिए हैं भविष्य में किए जाने वाले शोधों के लिए उस दृष्टि से। लेकिन एक बात और, यदि ज्यादा हम लोगों को जानने को मिलती या भविष्य में, फिर मैं आयोजकों से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि आपका व्याख्यान वे ईसा शताब्दी के आरंभ से लेकर के अपभ्रंश की स्थापना तक का समय लेकर के उसी पर केंद्रित करके रखे, जब एंग्लो सैक्सन पीरियड शुरू होता है और उसी समय फिर प्राकृत और अपभ्रंश की ये जो तमाम सारी भाषाएं आती हैं, पूरा वो सब परिव्याप्त है पूरा का पूरा। तो उस संबंध में आप का वक्तव्य अगर हो
तो ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। बहुत सारा आपने शोध किया है, इतना शोध बहुत बहुत और धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आपने अच्छा मौका दिया मुझे कहने का। जो परागवादी कहानी का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो तथ्यात्मक नहीं है, जबकि बाइबल के जेनेसिस में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ईश्वर, देखिए पहली जो पहली बाइबल है जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, उसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। उसकी हिब्रू भाषा में रचना हुई थी। और संत अगस्तीन जो कि ओरिजिनल चर्च फादर है, मतलब शुरुआत में जो कैथोलिक चर्च के संस्थापक फादरों में से एक थे, उनकी मान्यता थी कि ईश्वर हिब्रू भाषा में बात करता था जी। जो बाइबल का गॉड है, मतलब जो है वो हिब्रू भाषा बोलता है। और हजरत आदम के साथ में उसकी हिब्रू, आदम की भी पहली भाषा हिब्रू थी। वो हिब्रू नहीं जो आज यहूदियों की भाषा है, वो हिब्रू जो कि विलियम जोन्स ने इसके बारे में कहा था, जो लुप्त हो चुकी है। तो पूरा पश्चिमी भाषा विश्लेषण जो है, उसकी एक बहुत ही छिपी हुई और खुली हुई दोनों तरह की महत्वाकांक्षा है कि किसी तरीके से उस आद्य भाषा को खोज निकाला जाए जो कि ईश्वर की भाषा थी, जो एक परफेक्ट लैंग्वेज थी, जो पूरी तरीके से एक रैशनल लैंग्वेज थी, जिस लैंग्वेज में एक शब्द का एक ही मतलब हो सकता था, उसका दूसरा मतलब नहीं हो सकता था, जो भाषा पूरी तरीके से स्थिर थी, जिस भाषा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता था। क्लासिक, जिस चीज को हम लोग क्लासिक कहते हैं, क्लासिक की पूरी अवधारणा इसी आग्रह से आई है। हम लोग किसी भी चीज को बहुत ही उत्कृष्ट कोण का बताने के लिए उसे क्लासिक कहने लगते हैं। हम कहते हैं संस्कृत एक क्लासिक भाषा है, हम कहते हैं फारसी एक क्लासिक भाषा है, लैटिन एक क्लासिक भाषा है, ग्रीक एक क्लासिक भाषा है, अरबी एक क्लासिक भाषा है। हम लोग ये कहते हैं, हम सोचते हैं कि हमने उस भाषा को एक मुकुट पहना दिया, या किसी कृति को, राग दरबारी एक क्लासिक उपन्यास है, या बाणभट्ट की आत्मकथा एक क्लासिक उपन्यास है, तो हम कहते हैं कि हमने उसको एक मुकुट पहना दिया। जबकि क्लासिक शब्द जो है वो साहित्य और भाषा को समय और स्मृतियों के परे ले जाने वाली एक कार्रवाई के रूप में पेश करता है। और इसका सीधा संबंध साम्राज्यिक संरचना से है। जो इंपीरियम है, जो इंपीरियलिज्म है, यानी जो साम्राज्यवाद है, वो अपने आप को इसी रूप में तो पेश करता है। साम्राज्यवाद कहता है कि हम समय नष्ट हो सकता है, लेकिन हम कभी नष्ट नहीं हो सकते, हमारा साम्राज्य कायम रहेगा। पूरी 18वीं सदी के अनुसार, 18वीं सदी में जिस वक्त इंग्लैंड में अंग्रेजी का मानकीकरण हो रहा था, और एडम स्मिथ से लेकर और थॉमस शेरिडान और सैमुअल जॉनसन जैसे विद्वान इस मानकीकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, तब उन्होंने सूत्रीकरण किया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद नष्ट हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का साहित्य और उसका ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अलौकिक साम्राज्य का वाहक है। उसको मेटाफिजिकल एम्पायर कहते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी को ग्रीक और लैटिन की तरह एक क्लासिक भाषा बना देना चाहते थे। तो पूरी 17वीं शताब्दी, पूरी 18वीं शताब्दी इन प्रयासों से भरी हुई है कि किस तरीके से ईश्वर की भाषा के मानंद एक परफेक्ट लैंग्वेज बनाई जाए, और वही परफेक्ट लैंग्वेज आद्य भाषा होगी। क्योंकि वो परफेक्ट लैंग्वेज तो व्यवहार में मिलती नहीं है, बन भी नहीं पाती। उसके लिए राज दरबारों ने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत विद्वानों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया यूरोप के, लेकिन वो तो नहीं, जो जिस तरह कीमियागिरी में सोना बनाने की विधि नहीं कोई खोज पाया, न्यूटन की सारी जिंदगी उसमें लगे रहे, उसी तरह एक परफेक्ट लैंग्वेज बनाना भी कोई नहीं बना पाया। तो उस परफेक्ट लैंग्वेज की खोज की जाती है। कभी लैटिन में माना जाता है कि ये एक परफेक्ट लैंग्वेज नहीं तो परफेक्ट लैंग्वेज के निकटतम है। संस्कृत में भी माना जाता है कि ये एक परफेक्ट लैंग्वेज नहीं तो उसके निकटतम है। तो ये पूरा जो यूरोपीय भाषा विश्लेषण है, ये उसकी धुरी है। मैंने अपनी इस पुस्तक के अध्याय में इसमें लिख रहा हूं पुस्तक, उसमें एक भाषा विश्लेषण, एक अध्याय है भाषा विश्लेषण के आईने में, जहां पे यूरोपीय भाषा विश्लेषण और भारतीय भाषा विश्लेषण के बीच में फर्क क्या है, कैसे दोनों अलग अलग होते हैं, और कैसे इन तमाम प्राच्यवादियों ने, विलियम जोन्स से लेकर और बिशप कार्डवेल तक, जो कलकत्ता से लेकर मद्रास तक तमाम प्राच्यवादी ये जो पूरा भाषाई प्रपंच बना रहे थे, इनका दावा यह था कि ये भारतीय भाषा विश्लेषण के मुताबिक काम कर रहे हैं, जबकि ये भारतीय भाषा विश्लेषण की तमाम मान्यताओं का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे थे। भारतीय भाषा विश्लेषण को तोड़ मरोड़कर यूरोपीय भाषा विश्लेषण की श्रेणियों में फिट कर रहे थे। उस पूरे अध्याय में इस प्रकार का तुलनात्मक अंतर है। शेल्डन पोलक ने भी अपनी रचनाओं में इन बातों को कहा है। डेविड शुलमैन ने भी, जब
वो तेलुगु के ऊपर काम करते हैं तो इस तरह के, और कन्नड़ के ऊपर जो काम किया जाता है उसके ऊपर इस तरह की बातें आपको मिलती हैं। तो विदेशी विद्वानों ने इतना काम किया है, हमारे देश के विद्वानों ने उतना काम नहीं किया है। हमारे देश के विद्वान, उनकी जो औपनिवेशिक आत्मनिष्ठता है, उनकी जो कॉलोनियल सब्जेक्टिविटी है, वो शायद दुनिया में दूसरे उपनिवेशित, पूर्व उपनिवेशित समाजों के विद्वानों में सबसे ज्यादा मुखर और प्रखर है। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। सर प्रणाम सर। नमस्कार जी, सर, नमस्कार। सर आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा, मैं सहमत हूँ। अभी सर आपसे एक मेरी एक जिज्ञासा है, आपने भी शास्त्रीय भाषाओं के बारे में जो कह रहे थे उसी से जुड़ी हुई मेरा एक प्रश्न है। जैसे भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, जैसे शास्त्रीय भाषाओं का जो स्थान जो है पहले तमिल में मिला, बाद में कन्नड़ और तेलुगु और बंगाल, तो इसका जो इतिहास क्या है, क्यों ऐसे ये बनाकर शास्त्रीय, क्या उसका जो विलोमार्थ हम लेंगे या कैसे करेंगे अभी आधुनिक युग में? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम सब लोगों को सामना करना पड़ता है। समस्या ऐसे ही है कि जब हम दिल्ली में कनॉट प्लेस घूमने के लिए जाते हैं तो कनॉट प्लेस में पहला कदम रखते हुए अगर आप संवेदनशील हैं, आपको लगता है कि ये सर कनॉट का बनवाया हुआ है। तो अब उस कनॉट प्लेस का आप क्या करेंगे बताइए? क्या उस कनॉट प्लेस को गिरा देंगे, उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, या उसमें अपनी दुकानें खोल के भारत का एक उसमें व्यापार होगा? तो जो भारतीय भाषाएं हैं, अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक मंतव्यों से उनको संसाधित किया, उनके अंदर बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए। और उस परिवर्तन का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हिंदी का पहला व्याकरण जो मैंने पढ़ा है वो कामता प्रसाद गुरु का लिखा हुआ था। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को से निवेदन किया कि वो हिंदी का और अधिक विशद और बड़ा व्याकरण तैयार करें। किशोरीदास वाजपेयी ने जब कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उस व्याकरण के ऊपर तो ब्लूमफील्ड का जो अंग्रेजी व्याकरण है उसकी बड़ी जबरदस्त छाप है, और ब्लूमफील्ड का अंग्रेजी व्याकरण जो है वो लैटिन के व्याकरण की अनुकृति है लगभग। तो जो उन्होंने हिंदी शब्दानुशासन नामक किशोरीदास वाजपेयी ने जो नया व्याकरण लिखा, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास करके और प्रकारांतर से लैटिन का जो असर था हिंदी के व्याकरण पर, उससे हिंदी के व्याकरण को मुक्त किया। तो ये एक उदाहरण केवल मुझे पता है कि किस तरीके से जब यूरोपियन सारी दुनिया में गए तो उनके पास जो एक भाषाई नमूना था, भाषाई प्रारूप था, वो लैटिन था। लैटिन को वो क्लासिक भाषा मानते थे और ग्रीक को। तो लैटिन के व्याकरण के आधार पर ही यूरोप की सारी भाषाओं के व्याकरण तैयार हुए हैं। और उन्होंने उपनिवेशित समाजों की जो भाषाएं थी उनका भी कभी खुला हुआ और कभी छिपा हुआ लैटिनीकरण किया। और यह काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और बहुत आराम से, ठंडे दिमाग से, ये 150 से लेकर 200 साल के दौरान यह काम हुआ है। चूंकि अंग्रेजों के आने से पहले ज्ञान के क्या रूप थे, भाषाओं के क्या रूप थे, समाज और भाषाओं के बीच में क्या संबंध था, उस जमाने में राजकाज कैसा चलता था, उसकी पद्धतियां वगैरह क्या थी, इसके दरवाजे हम लोगों के लिए बहुत लंबे अरसे से बंद कर दिए गए हैं। ना तो हमारे कोर्स में वो बातें चलती हैं, ना ही हमारी ज्ञान मीमांसा के दायरे में उनके बारे में कुछ पता है। इसलिए अगर हमें इन बातों के बारे में जानना है और इन उलझनों का कोई समाधान प्राप्त करना है तो वो दरवाजे जो हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं उनको थोड़ा हमें खटखटाना होगा, उन दरवाजों को थोड़ा बहुत खोलना होगा। शायद उसमें से कोई एक दरार ही हमें मिल जाए, उसमें हम झांक के देख सकते हैं कि पहले क्या होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको गुजरे जमाने में लौट जाने की दावत नहीं दे रहा हूं, ऐसा तो केवल मूर्ख व्यक्ति ही करेगा। प्रश्न ये है कि आज के जमाने को अगर हम ठीक से समझना चाहते हैं, हमें जो थमाई गई बुद्धि है, जो हमारी रिसीव्ड विजडम है, इस रिसीव्ड विजडम के सार को अगर हम ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अतीत की थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी। तभी आप अपनी आधुनिकता, मैं आधुनिकता शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय जो हमारा वर्तमान है वो शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, तभी हम अपने वर्तमान का कोई मौलिक पुनर्संस्कार कर पाएंगे। जी धन्यवाद सर। नमस्ते सर, बहुत ही बढ़िया व्याख्यान माला रहा आपका आज का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद दूंगी आयोजकों को कि उनका ये 50वां है और 2 हफ्ते के बाद
वो स्वर्ण जयंती मनाएंगे, 1 साल पूरा उनका हो जाएगा। इसके लिए मैं साधुवाद देती, बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान हमको सुनने को मिल रहा है। और आज का ये डॉक्टर जो भाषा परिवार के बारे में जो उन्होंने बताया है अभय कुमार जी ने, बहुत ही सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक आयोजन रहा है। आपको मैं साधुवाद डॉक्टर देती हूँ। भवानी जी हैं तमिलनाडु से, और जी। आप नमस्ते सर। नमस्ते। जी नमस्ते। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से जयशंकर जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में है जी, और स्वागत है और अभय जी से जानना चाहता हूँ जी जी जी, कि स्वागत है। जो उन्होंने अभी जो ओल्ड टेस्टामेंट की कथा के रास्ते औपनिवेशिक भारत में भाषाई राजनीति की तरफ के मार्ग को जो खोला उन्होंने, तो वाकई ये एक उत्तेजक बात थी और इस संदर्भ में सोचने के लिए आगे रास्ता नया बनाती है। लेकिन मेरा इसमें एक ये सबमिशन है और ये कहना भी है अभय सर से कि अभय सर जो देख रहे हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक भाषी और बहुभाषी होने की जो कथा है, और औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने भी इस बहुभाषिकता जो हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी उसमें उन्होंने अपनी औपनिवेशिक एलिमेंट को डाल करके और भाषाओं के बीच में लड़ाई करने की कोशिश की, मतलब उसकी राजनीति करने की कोशिश की, जैसा कि अभय सर कह रहे थे। तो इस आधार पर उन्होंने भाषाई राजनीति हमारे देश में की। अब इसका मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुभाषिकता और एकल भाषा जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, जो ईश्वर की भाषा उन्होंने कहा था, तो एक तो राष्ट्र के आधार पर बहुभाषिकता और एकल भाषा के संदर्भ में अभय जी का क्या कहना होगा, ये बहुत जरूरी है जानना। वह इसलिए भी जानना जरूरी है कि जो ईश्वर की भाषा जो एक थी हिब्रू थी, और उसी को वो क्लासिक या एक शास्त्रीय भाषा के रूप में यह तय किया जा रहा था। भारत के फिलवक्त की राजनीति में भी एक ही भाषा और एक ही तरह की चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो क्या ओल्ड टेस्टामेंट में एकल भाषा का जो कंसेप्ट था और बहुभाषिकता की उपज झगड़े के तौर पर हुई थी, भारत में जो एकल भाषा की बात आज की जा रही है बहुभाषिकता के परिप्रेक्ष्य में या उसके विलोम में, तो क्या यह एकल भाषा का होना राष्ट्र की अपनी संस्कृति में किस तरह से योगदान करेगा, और औपनिवेशिक भारत में भाषा की गई राजनीति, यह राजनीति क्या केवल अपनी औपनिवेशिक संस्कृति के विकास के लिए या फूट डालो राज करो की नीति के लिए ही वो लेकर के आ रहे थे, अथवा उनका कोई दूसरा भी मकसद था, दूसरा भी उद्देश्य था? और साथ में एक बात और जोड़ दूं सर, क्योंकि बात में लंबी नहीं करना चाह रहा, कि इस भाषाई राजनीति का जो पिछले 190 साल 200 सालों में भारत के सामाजिक जीवन के हर स्तर पर इतनी गहराई से शामिल हो गया है कि अगर उसको एक बिंब के रूप में देखूं तो उसको नोच कर निकालना एक समसाध्य काम होगा, और मुझे लगता है कि वो निकलेगा भी नहीं। इसके बावजूद भी फिर वक्त की राजनीति में एक भाषा की बात की जा रही है। तो इस एकल भाषा और बहुभाषिकता के संदर्भ से मैं आपसे जानना चाहूंगा। शुक्रिया। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसकी वो लंबी चर्चा की जा सकती है, कि बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा। मैं 3 पद आपके सामने रखता हूं। एक पद है राजभाषा, एक पद है संपर्क भाषा, और एक पद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का पूरा विचार जो है वो पश्चिमी विचार है। जिस तरह फ्रांस में जबरदस्ती फ्रांसीसी को राष्ट्रभाषा बनाया गया, जिस तरह ब्रिटेन में इंग्लैंड की जो भाषा अंग्रेजी थी उसको वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर बिल्कुल हिंसक तरीके से थोप कर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाया गया, इसी तरीके से पूरे यूरोप में राष्ट्र और भाषा का एक समीकरण स्थापित किया गया है। ये कहा गया है कि जो राष्ट्र है वही एक, अगर राष्ट्र के प्रति वफादारी आपको दिखानी है तो भाषा के प्रति वफादारी दिखाइए, और भाषा के प्रति वफादारी दिखानी है तो राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाइए। ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई और 1793 तक वहां पर यह नारा दिया जाने लगा था कि भाषाई संघवाद है उसको कुचल दो, क्योंकि वो अंधविश्वास का प्रतीक है, उसमें प्रार्थना तक नहीं की जा सकती है ठीक से, वगैरह वगैरह। इसका एक पूरा इतिहास है जो मैंने अपनी किताब में उसको विस्तार के साथ रखा है। भारत में गांधी जी ने जब 1913 या 16 में गुजरात राष्ट्रभाषा समिति के सामने एक व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यान में गांधी जी ने कहा था कि जब मैं, गुजराती में व्याख्यान था, तो गुजराती में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर हिंदी में उसका अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है संपर्क भाषा।
वो बार बार ये पेश करने की कोशिश गांधी जी कर रहे थे कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा की संभावनाओं से सर्वाधिक लैस भाषा है, और उन्होंने उसके 5 मानक बताए थे कि जिस भाषा में ये 5 खूबियां होंगी वही भाषा भारत की संपर्क भाषा बन सकती है, और तमाम विश्लेषण करते हुए बताया था कि हिंदी में ये 5 खूबियां हैं। उसके बाद में संविधान सभा में बहस हुई, तो संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बहुत बड़े दावेदार लोग थे, लेकिन संविधान के जो निर्माता थे वो इस दावे से बच निकले, और उन्होंने एक अनुसूची बनाई भाषाओं की, और कहा कि इस अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं वो सभी भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। भारतीय राज्य के संसाधनों के ऊपर इन सभी भाषाओं का समान अधिकार है। हिंदी को उन्होंने भारतीय गणराज्य की भाषा घोषित किया, भारतीय संघ की भाषा उन्होंने घोषित किया, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। तो अब मसला यह है कि आप हिंदी को किस रूप में देखते हैं। जो लोग हिंदी को यूरोपीय संदर्भ में इस तरह राष्ट्रभाषा होती है उस संदर्भ में देखते हैं, वो लोग एक भाषा के ऊपर जोर देंगे। इस मामले में फिर से मैं आऊंगा, रामविलास शर्मा का एक बहुत मशहूर आर्टिकल है जो मुख्यतः उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, क्योंकि वो सीपीआई के अखबार न्यू एज के लिए उस लेख को लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने एक उसका शीर्षक था कि उसका हिंदी में अनुवाद शीर्षक इस तरह हो सकता है कि क्या हिंदी भारत की अनिवार्य राजभाषा होनी चाहिए। रामविलास शर्मा ने इस बात का खंडन किया है, वो गांधी जी की नीति से पूरी तरीके से सहमत थे रामविलास शर्मा। तो अगर उसको उस आर्टिकल को भी पढ़ा जाएगा, लेख को, तो उससे भी बात अपने आप में स्पष्ट होगी कि भारत जैसे देश में एक भाषा जो मोनोलिंगुअल थ्रस्ट है वो पूरे भारत को तबाह और बर्बाद कर देगा। अंग्रेज जानते थे कि पूरे भारत के ऊपर एक भाषा नहीं थोपी जा सकती, इसीलिए उन्होंने भारत को अपने बहु एक भाषा का यानी मल्टी मोनोलिंगुअलिज्म का जो फार्मूला था वो भारत के ऊपर लागू किया। अपने व्याख्यान में कहा भी था मैंने कि किस तरीके से भारत में कुछ महाभाषाएं बनाई गई, सुपर ऑर्डिनेटेड लैंग्वेजेस बनाई गई, और उन लैंग्वेजेस को खास तरह का रुतबा एक रुतबा बना, जो सांस्कृतिक रुतबा भी था, जो बौद्धिक रुतबा भी था, और जो राज सत्ता के साथ उनके संबंधों का रुतबा भी था। तो इन सब बातों के ऊपर हमें बहुत गंभीरता से और धैर्य से विचार करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद सर। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी कुछ बात करना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। जरूर बोलिए राहुल जी। अभय, बहुत बहुत बधाई, बहुत ही जबरदस्त और सारगर्भित व्याख्यान के लिए। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको एक बार फिर से मुझे लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा। मैं भेज दूंगा आपको। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ बिल्कुल भेजना, भेज दूंगा। तो लेकिन बिल्कुल ये नई दृष्टि है, और ये दृष्टि खूब व्यापक होनी चाहिए। लोगों को ये दृष्टि भी संभव है, इससे देखा जाना चाहिए, ये जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सिर्फ एक बात कहनी थी, अभी जब ये आप उत्तर दे रहे थे आखिरी सवाल का अमृत जी के, तो उसमें आपने कहा कि गांधी जी ने कभी हिंदी को केवल संपर्क भाषा के रूप में ही कहा हमेशा। मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। गांधी जी बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है, गुजराती में नहीं पढ़ा, उन्होंने 1917-18 से ही हिंदी को स्पष्टतः राष्ट्रभाषा के रूप में ही सामने रखा। हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था उनकी उसमें। तो केवल उन्होंने संपर्क भाषा की बात की हो, लेकिन लक्ष्य उनका घोषित रूप से, औपचारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का था। और जब उन्होंने वो 5 गुण और योग्यताएं बताई राष्ट्रभाषा की, तो वो राष्ट्रभाषा की योग्यताएं हैं, संपर्क भाषा का वहां पर उल्लेख भी नहीं है शायद। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात मैं ये पेश करूंगा मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, केवल एक समांतर तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। जब गांधी जी वो व्याख्यान दे रहे थे, वो व्याख्यान मुख्य तौर पर गुजराती में था, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है शब्द, मतलब तो उन्होंने कहा था कि जब मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता हूं तो मेरा मंतव्य क्या होता है। और वो मंतव्य जो है, वो मंतव्य साफ तौर पे कहता है कि दरअसल वो हिंदी को राष्ट्रभाषा एक संपर्क भाषा के संदर्भ में ही, एक ऐसी संपर्क भाषा जो कि सर्व भारतीय संपर्क भाषा होगी, जो देश में हर सांस्कृतिक क्षेत्र का व्यक्ति उस भाषा का इस्तेमाल करता होगा। तो उन्होंने हिंदी के अंदर ये खूबी देखी
और अंग्रेजी के बारे में उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो इनमें से कोई भी खूबी नहीं है। उन्होंने हिंदी के अंदर ये खूबी देखी और कहा केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे दूसरे भाषाभाषी बिना आक्रांत हुए हिंदी के प्रभाव के, बिना ये माने हुए कि ये हमारे ऊपर लादी जा रही है, हिंदी का अपने संपर्क के लिए और कामकाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब उस वक्तव्य उस भाषण को मैंने पढ़ा तो मुझे भी उसमें गांधी जी का मंतव्य यही लगा कि वो दरअसल जब राष्ट्रभाषा कहते हैं तो उसका मतलब संपर्क भाषा, उसमें अंतर नहीं होता है संपर्क भाषा होना, क्योंकि वो यूरोपीय संदर्भों में भारत को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। नहीं बिल्कुल, लेकिन यूरोप में राहुल जी आप तो जानते ही हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, यूरोप में जिस तरह राष्ट्रभाषाएं बनाई गई हैं वो तो एक बहुत ही भीषण सांस्कृतिक हिंसा है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही कहा जाता है कि जो लोग फ्रेंच नहीं सीखना चाहते उनको गिलोटिन की तरफ ले जाओ। वो तो पूरी यूरोपीय संस्कृति ही कई तरह के संघार पर, संस्कृतियों के संघारों पर और नरसंहारों पर टिकी है। पूरा भाषा जो जीनोसाइड का पूरा आइडिया जो है वो वहीं से आया है पूरा का पूरा। हाँ, तो वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और राष्ट्रभाषा से जो मंतव्य था गांधी जी का और उस आंदोलन के सारे नेताओं का, वो यही था कि हिंदी राष्ट्रभाषा किसी भी प्रांतीय भाषा की कीमत पर नहीं बनेगी, उसको दबा कर नहीं बनेगी, उनके साथ बनेगी। ये मेरा संपर्क भाषा के मैं कहता हूँ उसका मतलब यही होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो शब्द लगातार बोला है जीवन भर, वो राष्ट्रभाषा बोला है। दिक्कत ये है कि उन्होंने तो राष्ट्रभाषा बोला, उसका मतलब ये निकलता था। हम लोग जो हिंदी के बहुत पैरोकार जो राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनके मन में वही होता है, ऐसा अंग्रेजी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा है या जर्मन जैसे जर्मनी की राष्ट्रभाषा है, वो उसी संदर्भ में उसको देखते हैं। हिंदी वालों की अब इन विशेषताओं पर कुछ हम लोग नहीं चर्चा करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद आदरणीय राहुल देव जी, आपके इस व्याख्यान प्रश्नोत्तर सत्र में आपके द्वारा ये जो बातें कही गई इससे और समृद्ध हुआ ये सारस्वत परिचर्चा। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से वक्तव्य विषय से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आमंत्रित हैं आप। वैसे समय बहुत हो गया है तो हम चाहेंगे कि अब इसे समापन की ओर ले चलें। बेहतर है कि हम अभय कुमार दुबे जी की पुस्तकों का अध्ययन करें और इस पर नए तरीके से सोचें। जब हम सिनॉप्सिस बनवाते हैं तो हमें इस पर भी सोचना होगा कि जो यूरोपीय भाषा वैज्ञानिकों ने, जर्मनी के भाषा वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दे दिए हैं उसको हम कुरान की जो है लेख की तरह, गीता के लेख की तरह उसे हम ना पढ़ें, हम उसे शोधपरक दृष्टि से देखें और इस भाषाई राजनीति को समझें जिसका संकेत आज के वक्तव्य में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी ने किया। तो अब मैं और कोई अगर एक अंतिम प्रश्न ले रहा हूं संक्षेप में इस निवेदन के साथ, एक पंक्ति में अगर सूत्र रूप में कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं आगे बढ़ूं, समय अधिक हो गया है। तो हाँ डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी। हाँ जी, स्वागत है। जी नमस्कार। दुबे जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। दरअसल में 8वीं अनुसूची में उस समय 14 भाषाएं थी, ठीक है ना, अभी 22 भाषाएं हो गई, आगे चलकर और बढ़ेंगी। मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है और जो 28 पब्लिक सर्विस कमीशन है अभय कुमार दुबे जी, उसमें अंग्रेजी तो अनिवार्य है लेकिन स्टेट लैंग्वेज उस प्रदेश की भाषा भी अनिवार्य है, जबकि यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी अनिवार्य है और साथ में भारतीय भाषाएं हैं। इस कॉम्बिनेशन को लेकर आगामी भारत का भविष्य कैसा होगा भारत को लेकर, इस संदर्भ में मेरी थोड़ी जिज्ञासा है, अगर आप प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा शिव प्रसाद जी, अगर जैसा चल रहा है उसी तरह चलता रहा और हम सब लोगों ने मिलकर कोई सार्थक हस्तक्षेप नहीं कर पाया, कोई एक बौद्धिक आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया इस विषय में, तो आने वाला भारत पूरी तरीके से अंग्रेजीमय होगा। भारत में जितनी भी ज्ञान रचना होगी, जो भी राज्य रचना होगी, वो पूरी तरह अंग्रेजी में होगी और भारतीय भाषाओं में मनोरंजन होगा, भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता होगी, भारतीय भाषाओं में राजनीतिक भाषण दिए जाएंगे, ये सब होगा भारतीय भाषाओं में। फिल्में भारतीय भाषाओं में आप देखेंगे, टीवी सीरियल आप भारतीय भाषाओं में देखेंगे।
लेकिन ज्ञान विज्ञान पूरी तरह अंग्रेजी में होगा और स्टेट बिल्डिंग जिसको कहते हैं, राज्य रचना कहते हैं, वो भी पूरी तरीके से अंग्रेजी में होगी। मैं अक्सर इस बात को कहता रहा हूं कि अंग्रेजी का दो क्षेत्रों पे बहुत जबरदस्त, अंग्रेजी की दो क्षेत्रों पे बड़ी जबरदस्त इजारेदारी है। पहला क्षेत्र है नॉलेज प्रोडक्शन, ज्ञान उत्पादन, और दूसरा क्षेत्र है स्टेट बिल्डिंग। तो आपने यूपीएससी आपने अभी कहा ना, वहां से स्टेट बिल्डिंग होती है जी। वो वहां पर अंग्रेजी का वर्चस्व, अंग्रेजी का जो एकाधिकार है उसको वो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। 98% है, आप देखिए स्टेट से लेकर। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन भारत का कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर खड़े होगा, केवल एक वाक्य बोलेगा कि आज के बाद से भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होगी जी। और उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होगी, उस दिन ये समस्या तुरंत हल हो जाएगी। इस समस्या को हल करने के लिए 45 मिनट का भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं दुबे जी, रिसर्च भारत के प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर एक वाक्य बोलना है कि भारत की भाषाओं में ही सारी उच्च शिक्षा होगी। जी जी जी। उसके बाद समस्या हल हो जाएगी तुरंत। लेकिन कोई प्रधानमंत्री ऐसा करना नहीं चाहता और मुझे निकट भविष्य में भी या दूरगामी भविष्य में भी ऐसे किसी प्रधानमंत्री के आगमन की कोई संभावना नहीं लगती। दरअसल में रिसर्च और इन्वेंशन के क्षेत्र में भी भारतीय भाषाएं आगे नहीं आ पा रही हैं दुबे जी। कहां से आएंगी? जी बंद कर दिए गए। जो मटेरियल बात स्पष्ट हो चुकी है। जी डॉक्टर शिव प्रसाद शुक्ल जी, बात स्पष्ट हो चुकी है। हिंदी या भारतीय भाषाएं अगर ज्ञान की भाषाएं नहीं बनेंगी तो कुल मिलाकर के भविष्य अच्छा नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई है। हमें ज्ञान की भाषा बनाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, सभी को मिलकर सोचना पड़ेगा। तो अब मैं इस व्याख्यान की अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर नागभूषण एचजी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर नागभूषण जी तो मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष हैं, धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम समापन की ओर ले चलें। धन्यवाद सर। जी स्वागत है। आज का व्याख्यान बहुत ही अद्भुत था। 5-10 मिनट लग जाएंगे, अभी आता हूँ। आज का व्याख्यान बहुत ही अद्भुत था। भाषा विज्ञान की कक्षा में फिर से बैठने का अवसर हमें मिल गया। एमए की कक्षा में जबकि हम भाषा विज्ञान पढ़ते थे और वहां तरह तरह की बातें की जाती थी, भारोपीय भाषा, भारत हित्ती भाषा, अर्थात एक मूल भाषा की खोज के संबंध में बहुत कुछ बातें कही जाती थी। लेकिन आज फिर से एक बार भाषा विज्ञान की कक्षा में बैठकर आपका सुंदर वक्तव्य सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आभारी हैं आपके अभय कुमार जी। भाषा राजनीति का एक साधन बन गई है आज। तो ये तो हम देख रहे हैं, हर कहीं अंग्रेजों ने यही किया और आज हम भी तो वही कर रहे हैं। भाषा की राजनीति, भाषा की राजनीति के पीछे ये जो स्वार्थ है, भ्रष्टता है, अपना साम्राज्य स्थापित करने की जो हितासक्ति है, और इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे, तो ये तो हमारी समझ में नहीं आता। और जब तक ये रहेगा, राजनीति रहेगी, राजनीति में भ्रष्टता होगी, राजनीति में स्वार्थ होगा और भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा सामान्य जनता के लिए अत्यंत उपयोगी है, वो संपर्क की भाषा है और जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, अनेक नामों से उसे विभूषित करते हैं, ये सब सही है। लेकिन जब उसका इस तरह दुरुपयोग किया जाता है, राजनीतिक दुरुद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है, तो भाषा का तो ये इस तरह से दुर्गति होना ये सहज है, स्वाभाविक है। तो इससे हम कैसे बच पाएंगे, तो इस संबंध में हमें सोचना होगा। तो इस संबंध में हमारे शोधार्थियों को कुछ विचार करना होगा। विचार करना काफी नहीं है, हमें सक्रिय होना होगा, इस संबंध में कुछ करना होगा। अभय कुमार जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से, ढंग से तो अपना वक्तव्य हमारे सम्मुख रखा, बहुत ही सारगर्भित, शोधपरक और अंग्रेजी से लेकर भारतीय, हिंदी, कन्नड़ आदि जितनी सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, तो इन सब के बीच में जो राजनीति घुस आई है, पहले से ही तो ये घुस आई है
और इस वजह से भाषा का अपना जो वर्चस्व है और उस वर्चस्व को हमने कम कर दिया है, भाषा का महत्व हमने कम कर दिया है, राजनीतिक स्वार्थ का महत्व बढ़ गया है। तो इसकी तरफ आपने संकेत किया और इसका समाधान क्या है ये तो हम नहीं जानते, भविष्य में तो इसका कोई समाधान मिलेगा ये भी तो कहा नहीं जा रहा है। फिर भी आपने जो अद्भुत वक्तव्य दिया जिसके लिए मैं हम सब की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर अभय कुमार दुबे जी, बहुत ही अद्भुत सुंदर व्याख्यान था आपका। तो हम चाहते हैं कि आपका एक और व्याख्यान हमारी इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में फिर से हो जाए। जब आप आदेश करेंगे तो हाजिर हो जाऊंगा। तो हमारे आदेश करेंगे तो आऊंगा। हमारे आयोजक इसका एक और अवसर देंगे तो हम यही समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर जी। और इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 50वें व्याख्यान में आमंत्रित जितने सारे विद्वज्जन हैं और शुभासन शाह के रूप में तो हमारे यहाँ तो हमारे अपने मंगलूर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय थे एड़पड़ताई जी, तो उन्होंने शुभासन शाह दी, तो उनको भी मैं उनकी अनुपस्थिति में धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और इस व्याख्यान माला को आयोजित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा और तिवारी जी, जयशंकर तिवारी जी, और हमारे अपनी संघ के अध्यक्ष एस.ए. मंजुनाथ जी और जितने सारे प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं, इन सबको एक शब्द में मैं साधुवाद कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। आप सबने इस व्याख्यान माला में भाग लेकर इसे चरितार्थ किया, इसे कृतार्थ किया। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नागभूषण जी। और मैं अंत में बहुत ही व्यस्ततम समय में से जो समय निकाला प्रोफेसर अभय कुमार दुबे सर का, मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी की ओर से। और बहुत लंबा ये समय भी हो गया है, तो मैं एक बार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा है मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। अब आपके बोलने से बोरियत तो हो नहीं सकती है, और ये इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य था कि नहीं, मैं इस किताब को लिखते लिखते हमेशा सोचता रहता हूँ कि पता नहीं ये बातें लोगों तक पहुंचेगी तो लोग किस रूप में बोलेंगे, कहाँ फंसा दिया इसने। ये एक नई दृष्टि इससे मिली है आज, और मैं समझता हूँ कि यही हमारे इस व्याख्यान माला तिवारी जी, मंजुनाथ जी, शिव प्रसाद जी, श्रीधर जी और नागभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। आप सभी मित्रों के प्रति, आप सभी प्रतिभागी विद्वज्जनों के प्रति मैं प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार।